और जैसा कि आप लोग जानते हैं हमारी जो वन शॉट सीरीज़ चालू है उसमें क्लास 9th स्टैंडर्ड के हम लोग सभी चैप्टर साइंस के सभी चैप्टर को रिवाइज कर रहे हैं। और आज उसी में हम लोग जो दूसरा चैप्टर रिवाइज करने जा रहे हैं वो यूज़फुल एंड हार्मफुल माइक्रोब्स है। और जैसा कि स्टूडेंट्स आप लोग जानते हैं दिस इज़ अ वन शॉट लेक्चर, मीन्स इन अ सिंगल लेक्चर वी विल गोइंग टू कंप्लीट द ऑल द कॉन्सेप्ट ऑफ दिस चैप्टर। सो मेरी आप लोग से एक ही गुजारिश है स्टूडेंट्स, आप लोग क्या कीजिए, कृपया करके अपनी जो टेक्स्ट बुक है उसको निकाल लीजिए, अपने सामने रख लीजिए लेक्चर्स के साथ। आप उन आपकी टेक्स्ट बुक में जो मैं पढ़ाते जा रहा हूँ जो लाइन्स उसको अंडरलाइन करते जाएँ, जो मैं एक्स्ट्रा पॉइंट बता रहा हूँ उसको आप लिख लीजिए। और ठीक है, और आराम से बैठ के इस लेक्चर को देखिए और दुनिया की जितनी टेंशनें हैं उनको भूल जाइए, सिर्फ आप पढ़ाई पे ध्यान दीजिए और एग्जाम में फोड़ के आइए। ठीक है, ओके स्टूडेंट्स, लेट्स स्टार्ट करते हैं, लेट्स स्टार्ट दिस चैप्टर। और चैप्टर का नाम है यूज़फुल एंड हार्मफुल माइक्रोब्स। अब यूज़फुल एंड हार्मफुल माइक्रोब्स इस चैप्टर के नाम से आपको क्या समझ में आता है? यूज़फुल शब्द से आप बहुत ज़्यादा ही मतलब यूज़ करते रहोगे इस शब्द को और ज़्यादा ही रूबरू होगे इस शब्द से। इस शब्द का नाम है, इस शब्द का अर्थ है उपयोगी, मतलब यूज़फुल मतलब किसी उपयोग में आने वाली चीज़, और हार्मफुल मतलब नुकसानदायक कोई चीज़। और यूज़फुल मतलब उपयोगी और हार्मफुल मतलब नुकसानदायक कौन से माइक्रोब्स होते हैं इसको इस चैप्टर में जानेंगे। तो यूज़फुल एंड हार्मफुल माइक्रोब्स का अर्थ क्या होता है कि उपयोगी और नुकसानदायक माइक्रोब्स मतलब माइक्रो ऑर्गेनिजम्स। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। यूज़फुल माइक्रो ऑर्गेनिज्म में हम कौन सा पहला ऑर्गेनिजम्स पढ़ने वाले हैं वो है लैक्टोबैसिलाई, उसके बाद पढ़ेंगे राइजोबियम, उसके बाद में पढ़ेंगे ईस्ट। और हार्मफुल माइक्रो ऑर्गेनिज्म में हम कौन सा पढ़ेंगे? पहले क्लोस्ट्रीडियम पढ़ेंगे और अदर माइक्रो ऑर्गेनिजम्स जो हमें हार्म करते हैं। ठीक है, ओके। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके टेक्स्ट बुक ने पूछा है व्हाट इज़ मीन बाय माइक्रोब्स। माइक्रोब्स का मतलब क्या होता है? माइक्रोब्स क्या होते हैं? बेसिकली माइक्रो ऑर्गेनिजम्स होते हैं जिनको हम अपने मतलब अपनी आंखों से नहीं देख सकते, उनको सिर्फ माइक्रोस्कोप की मदद से देख सकते हैं। व्हाट आर देयर कैरेक्टरिस्टिक्स? कैरेक्टरिस्टिक क्या है माइक्रो ऑर्गेनिजम्स की? माइक्रो ऑर्गेनिजम्स की कैरेक्टरिस्टिक्स है कि वो लिविंग ऑर्गेनिज्म होते हैं और उनका साइज़ बहुत छोटा होता है, मतलब यूनिसेलुलर हो सकते हैं, मे बी मल्टी सेलुलर भी हो सकते हैं, लेकिन उनका साइज़ बहुत छोटा रहेगा, करीबन नैनोमीटर्स में रहते हैं। हाउ डिड यू ऑब्जर्व माइक्रोब्स? आप माइक्रोब्स को कैसे देख सकते हो? हम लोग माइक्रोब को बेसिकली जो कंपाउंड माइक्रोस्कोप होता है फिर माइक्रोस्कोप, उनकी मदद से देख सकते हैं। पहला यूज़फुल माइक्रो ऑर्गेनिजम्स हमें पढ़ना है वो है लैक्टोबैसिलाई। लैक्टोबैसिलाई होता क्या है? लैक्टोबैसिलाई के नाम को अगर आप ध्यान से डिकोड करोगे ना तो उसमें दो शब्द आते हैं, लैक्टोबैसिलाई। लैक्टो क्या होता है? बेसिकली लैक्टो शब्द है लैक्टोज शुगर से। लैक्टोज शुगर किसके अंदर प्रेजेंट होती है? मिल्क के अंदर प्रेजेंट होती है। किसके अंदर प्रेजेंट होती है? मिल्क होता है ना, दूध के अंदर प्रेजेंट होती है। तो उस दूध के अंदर प्रेजेंट होती है, तो ये बैक्टीरिया असल में दूध में पाया जाता है, मतलब मिल्क प्रोडक्ट्स में पाया जाता है, इसीलिए इसका नाम, पहला नाम का जो पहला शब्द है लैक्टो, ये दूध से आया है। और बेसिलाई मतलब होता है रॉड शेप बॉडी जिसकी होती है उसको बोलते हैं बेसिलाई। इस पिक्चर में आप देखोगे तो इस बैक्टीरिया की जो बॉडी है वो रॉड शेप्ड है। ठीक है, अब एक एक्सपेरिमेंट आप करेंगे और उस एक्सपेरिमेंट से हम देखेंगे कि लैक्टोबैसिलस बैक्टीरिया कैसा दिखता है। तो ये एक देखने का तरीका है लैक्टोबैसिलाई बैक्टीरिया को। तो एक्सपेरिमेंट में एक्सप्लेन कर देता हूँ। क्या करोगे आप? सबसे पहले बटर मिल्क लोगे। बटर मिल्क मतलब छाछ होता है, ये भी एक मतलब दही से बनता है। जैसा कि हमने बात किया था कि लैक्टोबैसिलाई इट इज़ अ बैक्टीरिया विच प्रेजेंट इन द मिल्क एंड मिल्क प्रोडक्ट, मतलब मिल्क और मिल्क के प्रोडक्ट्स में जितने होते हैं उनमें प्रेजेंट होता है। तो छाछ तो दही से बनता है, तो इसको ये बेसिकली उसके अंदर प्रेजेंट ही होगा। तो उस छाछ जो है ना उसको लीजिए, बटर मिल्क को लीजिए, उसको ग्लास स्लाइड होती है, मतलब बाहर मिलेगी दुकान पे, उसमें रखिए, उस पर थोड़ा सा मिल्क रखिए और उसमें बेसिकली मिथिलिन ब्लू करके एक स्टेन आता है। स्टेन मतलब कलर जैसा रहता है, उसमें आप एक ड्रॉप डालोगे मिथिलिन ब्लू बटर मिल्क में, तो उसके अंदर जितने भी बैक्टीरिया रहेंगे बेसिकली उनकी जो सेल वॉल रहेगी वो कलर हो जाएगी, मतलब ठीक है, स्टेन हो जाएगी, मतलब कलर हो जाएगी, जिससे उनको माइक्रोस्कोप के अंदर देखना इजी हो जाता है। नहीं तो बैकग्राउंड के साथ वो ब्लेंड हो जाते हैं, मतलब दिख नहीं पाते पूरी तरीके से। फिर उनको मिथिलिन ब्लू स्टेन उस पर डाल दीजिए और आपको 60 और फिर 10x, 60x से टू 10x के बीच में उसको कंपाउंड माइक्रोस्कोप के अंदर देखें। 16x और 10x बेसिकली उसकी जूमिंग पावर है, इतनी पावर पे रख के आपको बेसिकली उसको देखना है कि वो दिख रहा है कि नहीं। तो आपको दिखेगा वो किस कलर का रहेगा? ब्लू कलर का रहेगा। और ब्लू कलर का इसलिए रहेगा क्योंकि हमने मिथिलिन ब्लू बेसिकली स्टेन यूज़ किया है। उसका कलर, उस बैक्टीरिया का ओरिजिनल कलर ब्लू नहीं था, लेकिन हमने जो मिथिलिन ब्लू स्टेन यूज़ किया है उसके कारण उसका जो कलर हो गया है वो ब्लू हो गया है। और उसका शेप कैसा है? रॉड शेप है और रेक्टेंगुलर रॉड शेप का है। और रॉड शेप मतलब रेक्टेंगुलर शेप का है, तो ना रॉड कैसा दिखता है? ऐसा ऐसा रेक्टेंगुलर शेप का बैक्टीरिया है। ठीक है, अब आगे इसके बारे में हम पढ़ेंगे कि बेसिकली आगे हमसे एनसीईआरटी ने इसने पूछा है बेसिकली, बुक ने, अपने महाराष्ट्र बोर्ड की बुक ने, कि मिल्क से योगर्ट कैसे बनाते हैं। हाउ इज़ योगर्ट मेड फ्रॉम मिल्क, व्हाट एग्जैक्टली हैपन इन दिस प्रोसेस। इस प्रोसेस में क्या होता है? तो देखो मिल्क कैसे जो मिल्क से दही इस तरीके से बनता है कि हम लोग पहले गर्म मिल्क लेते हैं, गर्म दूध, थोड़ा सा ज़्यादा गर्म ना हो कि बॉइलिंग हो, ल्यूक वार्म मतलब मिल्क लेते हैं। उसके अंदर जो पहले से कल्चर होता है दही, मतलब कुछ जो दही बचा होता है पुराना,
उसको लेते हैं, क्योंकि दही में द अमाउंट ऑफ जो लैक्टोबैसिलस बैक्टीरिया होते हैं बहुत ज़्यादा होते हैं, ठीक है। तो थोड़ा सा अगर उसके अंदर दूध के अंदर डाल दोगे तो उसमें गर्म गर्म, एक तो दूध थोड़ा गर्म है तो उसके लिए पूरी फेवरेबल कंडीशन मिल जाएंगी उस बैक्टीरिया को ग्रो करने के लिए। तो बैक्टीरिया जो लैक्टोबैसिलस है वो आपके दूध में भी ग्रो करने लगेगा। धीरे धीरे ग्रो करते 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 वो क्या करेगा, जो आपके दूध में लैक्टोज शुगर प्रेजेंट है। लैक्टोज शुगर क्या होता है बेसिकली, गैलेक्टोज और ग्लूकोज का एक मिक्सचर होता है, एक कॉम्प्लेक्स शुगर होता है जो ग्लूकोज और गैलेक्टोज से मिलकर बनी होती है। तो ये जो लैक्टोबैसिलिक बैक्टीरिया है, लैक्टोबैसिलस बैक्टीरिया, ये क्या करता है, इस लैक्टोज शुगर को जो मिल्क में प्रेजेंट होती है उसको डाइजेस्ट करता है, और उसको बेसिकली डाइजेस्ट करता है, उसको लैक्टिक एसिड में कन्वर्ट कर देता है। अभी लैक्टिक एसिड क्या करता है, ये जो लैक्टिक एसिड जो आपके दूध में बन गया है ये दूध को फाड़ देता है। मतलब जानते हो ना, नींबू अगर दूध में गाड़ दोगे तो दूध फट जाता है। तो ऐसे ये जो लैक्टिक एसिड बना है ये दूध को फाड़ देता है, और दूध को फटने के बाद जो बेसिकली दूध जब फट जाता है तो दूध फटने के बाद उसके अंदर जो दूध कैसे फटता है अभी मैं बताता हूँ। लैक्टिक एसिड क्या करता है, जो प्रोटीन के मॉलिक्यूल, प्रोटीन प्रेजेंट नहीं होता दूध के अंदर, मिल्क प्रोटीन, उसको बेसिकली कोगुलेट कर देता है, मतलब इकट्ठा कर देता है, तो बड़े बड़े थक्के बन जाते हैं। तो दही में जो आप थक्के देखते हो ना वाइट वाइट, असल में क्या होते हैं, प्रोटीनियस होते हैं, नेचर के होते हैं, और प्रोटीनियस के कोगुलेशन होते हैं। तो क्या हुआ, आप ल्यूकवार्म मिल्क लिए, उसके अंदर अपने पुराना दही थोड़ा सा मिलाया, और उस दही के कारण बेसिकली उस दूध के अंदर बैक्टीरिया लैक्टोबैसिलस ग्रो किया। उसने लैक्टोज शुगर जो उस मिल्क में प्रेजेंट थी उसको लैक्टिक एसिड में कन्वर्ट किया। लैक्टिक एसिड ने प्रोटीन को कोगुलेट कर दिया, मिल्क प्रोटीन को, और आपका दही तैयार हो गया। यही मेन प्रोसेस है, और इसी प्रोसेस को आपको आगे समझाया है, ठीक है। मतलब ये अभी प्रोसेस आपको समझाया है, ठीक है। The lactobacillus convert lactose, the sugar in the milk, into lactic acid. This process is called fermentation. तो ये जो मैंने होल प्रोसेस बताई आपको, ये फर्मेंटेशन होता है। मतलब इस फर्मेंटेशन इज़ अ प्रोसेस जिसमें आप, फर्मेंटेशन एक एनारोबिक रेस्पिरेशन का एक जरिया है। मतलब एनारोबिक रेस्पिरेशन ये आप अगले साल पढ़ोगे 10वीं में लाइफ प्रोसेसेस में। तो इट इज़ एन अ प्रोसेस बाय विच बेसिकली जो लैक्टोबैसिलस है वो अपना एनर्जी बनाता है। एनर्जी मतलब अपने लिए फूड बनाता है। तो फर्मेंटेशन इट इज़ एन एनारोबिक रेस्पिरेशन। तो ये इस एनारोबिक रेस्पिरेशन मतलब फर्मेंटेशन में क्या करता है लैक्टोबैसिलस, मतलब वो बेसिकली वो जो लैक्टोज शुगर प्रेजेंट होती है और मिल्क के अंदर, उसको लैक्टिक एसिड में कन्वर्ट कर देता है, प्लस वो एनर्जी निकालता है। अब वो लैक्टिक एसिड जो बना है वो बेसिकली जो मिल्क के प्रोटीन को होता है वो कोगुलेट कर देता है और दही बन जाता है। तो अभी इसको हम पढ़ लेंगे क्या लिखा है। दिस प्रोसेस इज कॉल्ड फर्मेंटेशन। एज अ रिजल्ट द पीएच ऑफ मिल्क डिक्रीज कॉजिंग कोगुलेशन ऑफ द मिल्क प्रोटीन। देखो पीएच कब डिक्रीज होता है, पीएच मतलब क्या होता है, पीएच मतलब होता है बेसिकली एसिडिटी और बेसिसिटी को नापने के लिए हम लोग पीएच का यूज़ करते हैं। पीएच हमें क्या बताता है, पीएच हमें बताता है कि कितना सॉल्यूशन एसिडिक है और कितना बेसिक है। अगर पीएच 7 से कम आता है मतलब एसिडिक है। तो अगर लैक्टिक एसिड बना है दूध के अंदर तो एसिडिक ही रहेगा ना, तो पीएच डिक्रीज करेगा। 10 मिल्क प्रोटीन्स आर सेपरेटेड फ्रॉम अदर कॉन्स्टिट्यूएंट्स ऑफ द मिल्क। जैसे कोगुलेशन में लैक्टिक एसिड के बनने के बाद दूध फट जाता है। दूध फटने का कारण क्योंकि उसमें एसिड आ जाता है ना, तो दूध कोगुलेट कर जाता है, मतलब फट जाता है और सारे मिल्क के प्रोटीन के थक्के बन जाते हैं। दिस इज व्हाट हैपन व्हेन द मिल्क चेंज इनटू योगर्ट। यही होता है योगर्ट जो बनता है मिल्क। योगर्ट हैज़ अ स्पेसिफिक सोर टेस्ट ड्यू टू द लैक्टिक एसिड। जो मतलब आपको खट्टा स्वाद आता है वो एसिड के कारण ही आता है, लैक्टिक एसिड। अब ये देखो दूध आपके लिए बहुत ज़्यादा, दूध और दही जो मम्मी बोलती है ना कि डेयरी प्रोडक्ट्स खाया करो, क्यों खाया करो, और ये खासकर कोरोना टाइम में क्यों ऐसा हो रहा है, क्योंकि अगर आप दही खाते हो तो दही बेसिकली उसके अंदर लैक्टिक एसिड है। और अगर आप गलती से आपके पेट में कोई हार्मफुल बैक्टीरिया अगर ग्रो कर रहा है तो लैक्टिक एसिड मतलब इसका पीएच कम होता है, तो आपके पेट में जाएगा जब, तो कम पीएच होने के कारण एसिडिक नेचर के होने के कारण जो बेसिकली आपके पेट में जो हार्मफुल बैक्टीरिया है उनको भी मार देगा। तो द लो पीएच डिस्ट्रॉयज हार्मफुल माइक्रो प्रेजेंट इन द मिल्क। इसी तरीके से जैसे वो मिल्क के अंदर जब वो जाता है तो मिल्क के अंदर जो हार्मफुल बैक्टीरिया रहते हैं उनको भी लैक्टोबैसिलस लैक्टोज शुगर को लैक्टिक एसिड में कन्वर्ट करके पीएच कम करके डिस्ट्रॉय कर देता है। सो पहला क्वेश्चन आपसे पूछा है, व्हाई डू डॉक्टर्स एडवाइज यू टू हैव योगर्ट और बटर मिल्क इफ़ यू हैव इंडाइजेशन और एब्डोमिनल डिस्कम्फर्ट। तो जब आपको एब्डोमिनल मतलब पेट दर्द कर रहा होगा या फिर आपको बराबर से बाथरूम मतलब लैट्रिन नहीं हो रहा होगा, तो डॉक्टर क्या बोलता है कि आप छाछ पियो या फिर दही पियो। तो छाछ इसलिए बोलता है क्योंकि दही से बनता है, और दही के अंदर लैक्टोबैसिलस रहता है, लैक्टोबैसिलस बैक्टीरिया। अभी लैक्टोबैसिलस बैक्टीरिया हम लोग को मालूम है कि लैक्टिक एसिड बनाता है। लैक्टिक एसिड क्या रहता है, थोड़ा पीएच उसका कम रहता है, तो अपने आगे जो हार्मफुल बैक्टीरिया है उनको ग्रो नहीं करने देता, तो पेट में जाएगा आपके एलिमेंट्री कैनाल में और बेसिकली जो हार्मफुल बैक्टीरिया है उनको मार देगा, और जिससे आपका डाइजेशन प्रॉपर होने लगेगा और आपको अच्छा महसूस होने लगा। ये एब्डोमिनल मतलब एब्डोमिनल में मतलब पेट में दर्द इसलिए होता है ना, पेट में इसलिए दर्द होता है क्योंकि हार्मफुल बैक्टीरिया ग्रो कर रहे होते हैं, अपने टॉक्सिन छोड़ रहे होंगे पेट में, इसकी वजह से पेट दर्द होता है ना, तो हार्मफुल बैक्टीरिया को मार देगा तो पेट दर्द मिट जाएगा, ठीक है, पेट दर्द खत्म हो जाएगा। समटाइम्स योगर्ट बिकम बिटर एंड फ्रोथ अप, व्हाई डज हैपेंस। मतलब कभी कभी देखो ना जो दही हो जाता है वो ख़राब हो जाता है ज़्यादा दिन तक रखो, तो बेसिकली क्या होता है उसमें फंगस ग्रो कर जाती है,
फंगस या फिर कोई और बैक्टीरिया जो हार्मफुल बैक्टीरिया है वो ग्रो कर जाता है, ठीक है, इसलिए वो ख़राब हो जाती है। विच डिफरेंट मिल्क प्रोडक्ट्स आर ऑब्टेन्ड एट होम बाय द फर्मेंटेशन ऑफ क्रीम फ्रॉम द मिल्क। अब देखो कौन कौन से डेयरी प्रोडक्ट्स मिलते हैं। तो देखो आपकी मम्मी, अगर हम लोग तो गांव में पले हुए हैं, तो हमारी दादी जो दूध होती है, दूध को दही में बनाने के बाद उसको सही से मथती थी और उससे मक्खन निकालती थी, मक्खन और उसके साथ जो घी होता है वो घी बनाती थी। तो कई सारे डेयरी प्रोडक्ट्स बेसिकली घर में फर्मेंटेशन करके ही बना सकते हैं। छाछ बनाती थी हम लोग की दादी, हम लोग की इधर छाछ नहीं बोलते थे, हम लोग के उसको माठा बोलते थे। तो ये सब बनाती थी मेरी दादी, हमारी इधर गाय भैंस लगती थी। तो दूध और दही हमेशा खाना चाहिए। जो मार्केट में देखो ना, जो बॉडी बनाते रहते हैं, डोले शोले दिखाते रहते हैं, वो क्या रहता है, वो 3-3 हज़ार का जो प्रोटीन खाते हैं, वो क्या किससे बनता है प्रोटीन मालूम है? वही प्रोटीन होता है, मतलब दूध से निकाला हुआ छना हुआ प्रोटीन रहता है, जो आपको दूध दही में ऑलरेडी मिलता है। तो दूध दही आपको पीना चाहिए, ठीक है, ठीक है। दूध एक टाइम पे अगर ना पियो तो भी चलता है, लेकिन आपको दही और ये सब जितने भी डेयरी प्रोडक्ट्स हैं, लस्सी वस्सी, ये सब पीना चाहिए। पैसा और जगह बर्बाद करने से अच्छा वड़ा पाव, ये सब चाइनीज़ वाइनीज़, इससे अच्छा अपने को क्या करना चाहिए, जो हमारी जो डेयरी इंडस्ट्री है उसको प्रमोट करना चाहिए और हमें दूध दही पीना चाहिए। व्हाट इज़ मीन बाय प्रोबायोटिक्स, योगर्ट एंड अदर फूड स्टफ दैट आर पॉपुलर नाउडेज। आजकल आप प्रचार देखते हो शिल्पा शेट्टी का, वो कमर हिलाते हुए आती है, अरे तुम लोग योगा कर रहे हो, उसका कोई मतलब नहीं है, तुम लोग मेन एक्सरसाइज तो कर ही नहीं रहे हो पेट की, और जिससे आपकी इम्यूनिटी बढ़ेगी। तो पेट की वो एक्सरसाइज किसकी बात कर रही है कि पेट में बेसिकली हार्मफुल बैक्टीरिया ग्रो हो जाते हैं, और जो हार्मफुल बैक्टीरिया होते हैं, यूजफुल बैक्टीरिया जो पेट के अंदर होते हैं उनको मार देते हैं, जिससे डाइजेशन में प्रॉब्लम होता है और एब्डोमिनल पेन होता है और इम्यूनिटी भी उससे घट जाती है। तो इसको बचाने के लिए क्या करते हैं, प्रोबायोटिक लेते हैं। प्रोबायोटिक में क्या होता है, प्रोबायोटिक बेसिकली गुड बैक्टीरियाज का कल्चर होता है। अब गुड बैक्टीरियाज में लैक्टोबैसिलस भी आते हैं। वो क्या करते हैं बेसिकली, लैक्टोबैसिलस क्या करते हैं, लैक्टोबैसिलस जानते हो लैक्टिक एसिड में बदल देते हैं मिल्क शुगर को, उससे लैक्टिक एसिड बन जाता है। तो लैक्टिक एसिड क्या करता है, हार्मफुल बैक्टीरिया को मार देता है, और जिसके कारण क्या होता है, प्रोबायोटिक के अंदर दही होता ही है, तो उसमें लैक्टिक एसिड होगा दही में, तो पेट के अंदर जाएगा तो हार्मफुल बैक्टीरिया को मार देगा, जिसके कारण आपकी इम्यूनिटी बढ़ जाएगी। यही लिखा है पैसेज में, पढ़ लेना आप, ठीक है। मेरा मेथड ऐसा है कि जिससे मैं आपके हर एक जो बुक की हर एक लाइन को एक्सप्लेन कर दूंगा, मतलब रैंडमली नहीं पढ़ाऊंगा, जिससे आपको बहुत फायदा होगा। एग्जाम में आपको पूरी टेक्स्ट बुक आपकी आंखों के सामने दिखाई देगी, ठीक है। तो बिल्कुल जी जान से आप पढ़ाई कीजिए। अब इधर यूजेस दिया लैक्टोबैसिलस का, लैक्टोबैसिलस कहाँ कहाँ पे मतलब यूज़ होता है। तो मतलब जैसा कि हमने देखा, डेयरी प्रोडक्ट्स जितने बनाने होते हैं, जैसे योगर्ट बनाना हो, घी बनाना हो, चीज़ बनाना हो, श्रीखंड बनाना हो, तो इसमें लैक्टोबैसिलस यूज़ होते हैं और दूसरी प्रोसेस कौन सी है, जो बेसिकली हम लोग, हाँ, जो बेवरेजेस होते हैं ना, वाइन होती है, बियर होता है, साइडर होता है, एप्पल जूस को साइडर बोलते हैं, ठीक है, जिसको एप्पल जूस को फर्मेंट करके साइडर बनता है। जब एप्पे पीते हैं ना बहुत लोग, एप्पे एप्पे प्रचार आता है, प्रियंका चोपड़ा करती है, तो वो बेसिकली इससे ही बनता है, फर्मेंटेशन से ही बनता है, लैक्टोबैसिलस के फर्मेंटेशन से ही, ठीक है। कोकोआ बेसिकली होता है, जो कॉफ़ी बीन्स होते हैं उनको फर्मेंट करके कोकोआ बीन्स बनता है, जिससे आप कॉफ़ी बनाते हो, ठीक है। अब और यूज़ होता है एनिमल हस्बेंड्री में। एनिमल हस्बेंड्री में ऐसे यूज़ होता है, जो फोडर होता है, जो हम लोग भूसा खिलाते हैं, उसको बेसिकली फर्मेंट करके अगर भूसा गाय भैंस को खिलाया जाए ना, तो उसका न्यूट्रिशियस वैल्यू बढ़ जाता है, ठीक है। जैसे कि हमने बोला ना किस तरीके से न्यूट्रिशियस वैल्यू बढ़ जाती है, मैंने आपको पहले ही समझाया कि लैक्टोबैसिलस बैक्टीरिया उसमें होता है फर्मेंट करने के बाद, तो क्या करता है, जो पेट के अंदर यूजफुल बैक्टीरिया है उनकी मतलब उनका नंबर बढ़ाता है, और जो हार्मफुल बैक्टीरिया उनका नंबर घटाता है। तो इस तरीके से फ़ायदेमंद है। तो एनिमल हस्बेंड्री में भी यूज़ होता है लैक्टोबैसिलस। देन लैक्टोबैसिलस मेडिसिन में भी यूज़ होता है प्रोबायोटिक्स के रूप में, जैसे आपने पहले देखा, ठीक है। उसके बाद लैक्टोबैसिलस फर्मेंटेशन प्रोसेस इज यूज टू मेक वाइन एंड सम टाइप ऑफ ब्रेड्स। जैसे कि मैंने बोला कि जैसे बेकरी इंडस्ट्री में भी जो लैक्टोबैसिलस का यूज़ होता है, ठीक है, ब्रेड व्रेड बनाने के लिए। लेकिन ये ज़्यादातर में लैक्टोबैसिलस नहीं यूज़ होता, उधर ईस्ट आ जाता है, जो एक फंगस है, उसका इस्तेमाल करते हैं। और लैक्टोबैसिलस बेसिकली वाइन बनाने में, ग्रेप्स का भी फर्मेंटेशन करने में भी इस्तेमाल होता है। ईस्ट भी फर्मेंटेशन करता है, लेकिन वो ज़्यादा कैपेबल होता है फर्मेंटेशन के लिए, इसीलिए हम लोग उसको ब्रेड में और जो वाइन बनाने में ईस्ट को ज़्यादा उपयोग करते हैं। तो ये यूजेस हो गए लैक्टोबैसिलस के। अब आगे बढ़ते हैं, ठीक है। क्या लिखा है, हाउ मेनी डिफरेंट, क्या लिखा है, एक सेकंड, आगे बढ़ते हैं। कौन से इंडस्ट्रीज़, तो मैंने बता दिया ना, मेडिसिन होते हैं, डेयरी इंडस्ट्री हो गए। देन हो गए अपने बेवरेजेस इंडस्ट्री, बेवरेजेस मतलब मैंने बताया ना, दारू ये सब जो बनाते हैं ना, वाइन ये सब, विस्की, ये सब आते हैं बेवरेजेस में। देन साइडर, ये सब बेवरेजेस में आते हैं। देन मेडिसिन में यूज़ होता है। उसके बाद एनिमल हस्बेंड्री मतलब एनिमल इंडस्ट्री में यूज़ होता है। और ये जो अपना ये हो गया बेकरी इंडस्ट्री में यूज़ होता है। तो इधर इधर इंडियन इंडस्ट्री में यूज़ होता है। अब एक दूसरे यूज़फुल बैक्टीरिया की बात करने वाले हैं, उसका नाम है राइजोबियम। राइजोबियम क्या है उसकी बात करते हैं। राइजोबियम बेसिकली एक बैक्टीरिया है, और राइजोबियम क्या करता है आपको मैं डिटेल में बताता हूँ। तो राइजोबियम एक मतलब दोस्त, इसका दोस्त है, जैसे आपका दोस्त चिंटू है, उसी तरीके से राइजोबियम प्लांट का दोस्त है। छोटे छोटे प्लांट्स जो होते हैं उनका दोस्त राइजोबियम है। और छोटे छोटे प्लांट में कौन आते हैं, पल्सेस आते हैं। देन पल्सेस में आप जैसे दाल जानते हो, सोयाबीन जानते हो, मटर जानते हो,
और जो अपना ये होता है ना बेसिकली क्या बोलते हैं सौंफ, ये सब किस में आते हैं, बेसिकली ये सब प्लांट्स जो होते हैं इनके इनको मदद करता है कौन, राइजोबियम। अब राइजोबियम कैसे इनकी मदद करेगा, अब मैं बताता हूँ। राइजोबियम इस तरीके से मदद करता है कि जो प्लांट होते हैं, जो छोटे पौधे, जैसे मैंने जिनका जिनका नाम लिया, इनको बेसिकली नाइट्रोजन नाइट्रोजन बहुत चाहिए रहता है। नाइट्रोजन क्यों चाहिए रहता है मैं आपको दिखाता हूँ। नाइट्रोजन इसलिए चाहिए रहता है कि ये जो आप देख रहे हो ना, ये अमीनो एसिड बेसिकली आपको भी चाहिए रहते हैं। आपकी बॉडी, पूरी बॉडी प्रोटीन से बनी हो। प्रोटीन किससे बनते हैं, इन्हीं अमीनो एसिड्स को जोड़ के प्रोटीन बनाया जाता है। तो इन प्रोटीन्स के अंदर आपको नाइट्रोजन दिख रहा है ना, नाइट्रोजन नाइट्रोजन नाइट्रोजन, तो इसमें नाइट्रोजन दिख रहा है। नाइट्रोजन ये कहाँ से आता है, ये बेसिकली आप पौधे को खाते हो तो आपको नाइट्रोजन मिलता है। पौधे को नाइट्रोजन कहाँ मिलता है, तो आसमान से नाइट्रोजन कोई भी पौधा ले नहीं सकता। तो उसको, इसके लिए उसको फिक्स करना पड़ता है। और उसको फिक्स करना मतलब क्या, आपको पिछले चैप्टर में बताया था, लेकिन दोबारा बताता हूँ। नाइट्रोजन फिक्स करना मतलब क्या, नाइट्रोजन को उसके नाइट्राइट और नाइट्रेट के फॉर्म में कन्वर्ट करना। अब नाइट्राइट मतलब क्या होता है, NO होता है, और नाइट्रेट मतलब NO3 होता है। अब ये प्लांट क्या करेगा, इसी बेसिकली जो राइजोबियम बैक्टीरिया ने नाइट्रोजन फिक्सेशन किया है, मतलब ये नाइट्रोजन को तो डायरेक्ट प्लांट ले नहीं सकता, तो प्लांट को नाइट्रोजन लेने के लिए अपने दोस्त की मदद लेनी पड़ेगी। उसका दोस्त कौन है, बेसिकली राइजोबियम। राइजोबियम उसकी मदद करेगा। वो कैसे मदद करेगा, वो बेसिकली एटमॉस्फेयर से नाइट्रोजन लेगा और नाइट्रोजन से नाइट्रेट और नाइट्राइट उसको बना के दे देगा प्लांट को। तो बेसिकली वो तो आपकी मदद कर रहा है, लेकिन जैसे आपका दोस्त होता है, आप वो आपकी मदद करता है तो वो भी चाहता है कि मेरी भी मदद आप करो। तो आप कैसे मदद उसकी करोगे, जैसे आप पैसा दोगे, लेकिन प्लांट तो पैसा नहीं दे सकता ना। तो प्लांट के और जो एनिमल्स के लेवल पे और जो ऑर्गेनिजम्स के लेवल पे जो करेंसी चलती है वो फूड होता है। तो प्लांट क्या करता है, उसको फूड देता है, ठीक है। तो जैसा कि मैंने बोला, क्या बोला, प्लांट को ज़रूरत होती है नाइट्रोजन को, क्योंकि उसको प्रोटीन बनाना है, उसको अपना DNA बनाना है। और DNA में भी नाइट्रोजन होता है, जैसे जानते हो DNA में नाइट्रोजनस बेसिस प्रेजेंट होते हैं, एडिनाइन, गुआनाइन, साइटोसाइन, ठीक है। तो उनको बनाने के लिए भी उसको बेसिकली नाइट्रोजन की जरूरत पड़ती है। जैसे आप देख रहे हो ना, 89 में आप ये नाइट्रोजनस ग्रुप देख रहे हो, देन आपको गुआनाइन दिख रहा है, 89 आपको इधर दिया है, ठीक है। 89 इसमें भी कितने नाइट्रोजन है देखो। तो ये सब नाइट्रोजनस बेसिस DNA में प्रेजेंट होते हैं। तो इनको बनाने के लिए प्लांट को नाइट्रोजन की जरूरत पड़ती है, और अमीनो एसिड को। तो उसको नाइट्रोजन तो डायरेक्ट प्लांट ले नहीं सकता आसमान से, उसको अपने दोस्त की मदद लेनी पड़ेगी। उसका दोस्त कौन, राइजोबियम। और राइजोबियम से मदद लेता है, तो राइजोबियम उसको नाइट्रोजन फिक्स करके देता है मतलब क्या, एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन को नाइट्रेट और नाइट्राइट के फॉर्म में देता है उसको। नाइट्रेट और नाइट्रेट का फॉर्मूला क्या होता है, NO और NO3, आपको पूछ सकते हैं मतलब एग्जामिनेशन में। तो ये क्या करेगा, बेसिकली अभी नाइट्रोजन जो नाइट्रेट और नाइट्राइट के फॉर्म में प्लांट लिया है, इसको प्लांट यूज़ करेगा, प्रोटीन बनाएगा, अपना DNA बनाएगा, ठीक है। अब आगे देखो, अब ये इसमें क्या है बच्चों आगे, कि जो बेसिकली राइजोबियम को इसके बदले क्या मिलेगा, उसके दोस्त को, मतलब प्लांट के दोस्त को उसके बदले में क्या मिलेगा, उसके बदले में उसको खाना मिलेगा, कार्बोहाइड्रेट मिलेगा, ग्लूकोज मिलेगा, ठीक है। तो इस रिलेशन को, जिसमें राइजोबियम का भी फायदा हो रहा है और जिसमें प्लांट का भी फायदा हो रहा है, और उसको बोलते हैं सिम्बियोटिक रिलेशन। इसमें दोनों का फायदा हो रहा है ना। तो जैसा कि हम लोग बात कर रहे थे ना, कि आप लोग ने वेनम मूवी देखा हो। वेनम मूवी में क्या करते हैं, वो हीरो के ऊपर एक एलियन आता है, मतलब बाहर से, जो कब्जा कर लेता है उस हीरो के ऊपर। हीरो के दिमाग के ऊपर वो कब्जा कर लेता है। कैसे कब्जा कर लेता है, देखो वो क्या करता है, जो एलियन रहता है वो हीरो के साथ बेसिकली एक सिम्बियोटिक रिलेशन बना लेता है। मतलब हीरो को बहुत ज़्यादा पावर दे देता है, उसके शरीर में घुस के, उसको मतलब शरीर में उसके घुस जाता है वो, और उसको हीरो को बहुत सारा पावर देता है, और बदले में वो हीरो से मतलब अपना काम करवाता है, ठीक है। तो उसी तरीके का प्लांट का भी और राइजोबियम बैक्टीरिया का एक सिम्बियोटिक रिलेशनशिप है। जैसे मैं बोलता हूँ ना, बायोलॉजी इज़ अ फिक्शन, मतलब आप देखोगे तो पढ़ोगे, आपको तो बहुत मज़ा आएगा इसको पढ़ने में। तो इसलिए मैं बोलता हूँ बायोलॉजी, दैट्स वाइज माई फेवरेट सब्जेक्ट। वैसे तो मेरे को सब सब्जेक्ट पसंद है, बट मेरा बायोलॉजी मोस्ट फेवरेट है। तो आगे बढ़ते हैं। राइजोबियम बैक्टीरिया के बारे में बता दिया, मतलब ये दोस्त बैक्टीरिया होता है, सिम्बियोटिक बैक्टीरिया होता है। अब इसको आपको देखने के लिए, मतलब इसको आपके दर्शन करने के लिए, इसके आपको काफ़ी कुछ मतलब मशक्क़त करनी पड़ती है लेबोरेटरी में। तो मैं उस मशक्क़त के बारे में आपको बता देता हूँ। इधर आपको लिखा भी है, बट आप मैं बोलूँगा कि आप जो मैं बता रहा हूँ ना, उसको एक बार अपनी नोटबुक में लिख लो, तो इससे आसान तरीका आपको एग्जाम में जल्दी भी याद आएगा, ठीक है। तो इधर एक फोटो दिया है, फोटो पहले मैं समझा देता हूँ, फिर प्रोसेस समझाता हूँ। फोटो में देखो क्या है, आपको राइजोबियम बैक्टीरिया दिखा है, और ये राइजोबियम बैक्टीरिया दिखा है। अभी आप राइजोबियम बैक्टीरिया आप कैसे देखोगे उसका तरीका मैं बताता हूँ। तो पहले लोगे, मतलब आप सौंफ लोगे, सौंफ, या फिर जो और जो ग्राउंड नट है, मतलब मूंगफली लोगे, या फिर बेसिकली कोई बीन लोगे, दाल लोगे। तो उन दाल के पौधे को जब लोगे आप, कि तो आप सौंफ का पौधा लोगे, कि तो आप मूंगफली का पौधा लोगे, कि तो आप सोयाबीन का पौधा लोगे, किसी बीन या फिर जिनका जिनका नाम लिया उनके पौधे को लोगे। अब उस पौधे को लेने के बाद आप क्या करोगे, उस पौधे को लेने के बाद आप उसको बेसिकली 3 से 5% जो HO2 मतलब हाइड्रोजन पेरोक्साइड है, H2O2, उसमें स्टेरलाइज कर लोगे। मतलब किसी और तरीके का बैक्टीरिया उसके ऊपर प्रेजेंट ना हो, इसलिए उसको स्टेराइल कर लोगे। मतलब पौधे को इसी में पानी में, मतलब जो H2O2 है, मतलब हाइड्रोजन पेरोक्साइड से धो लोगे, जिसके कारण जो और बैक्टीरिया प्रेजेंट होंगे उसके ऊपर वो मर जाएंगे, ठीक है।
तो आपने क्या लिया, सौंफ लिया, मूंगफली या फिर बीन के पौधे को लिया, मतलब प्लांटलेट को लिया, और उसको धो लिया पूरे, मतलब 3 से 5% H2O2 सोल्यूशन, मतलब हाइड्रोजन पेरोक्साइड के सोल्यूशन से धो लिया, जिसके कारण कुछ बैक्टीरिया अगर प्रेजेंट होंगे वो भी मर जाएंगे। अब और अच्छे से कि और कोई बैक्टीरिया बिल्कुल ही ना प्रेजेंट हो, तो इसलिए आपको अल्कोहल से, अल्कोहल जानते हो आजकल बहुत फेमस हो रहा है, सैनिटाइजर के रूप में आप आजकल अल्कोहल को यूज़ कर रहे हैं, तो 70% अल्कोहल सॉल्यूशन से भी धो लोगे, क्योंकि अगर कोई पॉसिबिलिटी रहती है किसी भी ऑर्गेनिज्म के प्रेजेंट होने की तो वो भी खत्म हो जाए। देन आप क्या करोगे, देन आप क्या करोगे, देन आप उसका जो उसकी जड़ होती है उसके बाद एक रूट सेक्शन लोगे, उसका एक रूट सेक्शन लोगे, मतलब उसकी जड़ को काट दोगे, ठीक है, उसकी जड़ को काट के, मतलब उसकी जड़ को काटने के बाद उसको जड़ को स्टेन करोगे। स्टेन मतलब फिर से जैसे हमने लैक्टोबैसिलस के केस में किया था ना, उसको बेसिकली मिथिलीन ब्लू से स्टेन किया था, इसको सेफरिनिन नाम का एक स्टेन आएगा, उससे स्टेन करोगे, मतलब उस रूट के ऊपर वो कलर थोड़ा सा एक ड्रॉप डाल दोगे और उसको स्लाइड के ऊपर रखोगे, मतलब उसके रूट को काट के उस स्लाइड पे रखा, स्लाइड पे उस पर सेफरिन से उसको कलर किया, मतलब एक ड्रॉप डाल दिया। अब उसको जब कंपाउंड माइक्रोस्कोप के अंदर देखोगे तो आपको पिंकिश स्ट्रक्चर नजर आएंगे, और उन पिंकिश स्ट्रक्चर क्या है, राइजोबियम बैक्टीरिया। तो क्या करोगे आप, प्रोसेस को पूरा मैं पहले रिपीट कर देता हूँ। पहले आप सौंफ, मूंगफली या फिर बीन, बीन मतलब सोयाबीन, कोई भी, इनके पौधे को लोगे, इनके पौधे को बेसिकली 3 से 5% हाइड्रोजन पेरोक्साइड सोल्यूशन में, मतलब 3 से 5% हाइड्रोजन पेरोक्साइड उस सॉल्यूशन के अंदर प्रेजेंट होएगा, ऐसा सॉल्यूशन लोगे, उसको उसमें डुबा दोगे, मतलब उसको स्टेराइल कर लोगे, मतलब कोई और बैक्टीरिया स्टेराइल करना, मतलब कोई और बैक्टीरिया ना प्रेजेंट होना। फिर उसको 70% अल्कोहल में डाल के दोबारा धो लोगे। फिर उसका जो जड़ होगी वो प्लांटलेट की, मतलब वो जो पौधे की, उसको जड़ को काट के उसको आप बेसिकली टेस्ट ट्यूब, जो मतलब टेस्ट ट्यूब नहीं, मतलब एक वो आती है बेसिकली स्लाइड आती है कांच की, उस स्लाइड पे रखोगे, उसमें सेफरिन, सेफरिन नाम का एक स्टेन है वो डालोगे, और उसको फिर उसको कलर करने के बाद तब आप माइक्रोस्कोप के नीचे देखोगे तो आपको पिंकिश स्ट्रक्चर, पिंकिश रॉड शेप बैक्टीरिया दिखाई देंगे, उनका नाम होगा राइजोबियम, ठीक है। तो यही पूरा दिया है एग्जाम्पल। अब वो जब रूट में जो, अब देखो एक खासियत है, जो आपने रूट में देखा, तो आपको रूट में आपको उन्हीं जगह पे दिखेंगे जिधर नोड्यूल्स प्रेजेंट होंगे। नोड्यूल मतलब गांठ होती है, जैसे देखो ना गांठ है, वो रूट जिधर जिधर रूट में गांठ पड़ी रहेगी उधर ही आपको दिखेंगे। अब ये गांठ के अंदर क्या है ये आप देखने के लिए आप क्या करोगे, रूट को बेसिकली जब आप जो गांठ को देख रहे हो, गांठ को काटोगे ना, तो उसमें आपको पिंकिश पिंकिश स्ट्रक्चर दिखाई देंगे, वही राइजोबियम की कॉलोनीज हैं। अब बेसिकली अब आगे बढ़ते हैं, रोल एंड इंपॉर्टेंस ऑफ राइजोबियम। ये डायग्राम आपको बहुत आगे का डायग्राम दिया है, अभी आपको ये क्लास 11th में पूरा समझ में आएगा, लेकिन मैं बता देता हूँ राइजोबियम बैक्टीरिया कैसे इन्फेक्ट करता है, मतलब कैसे बेसिकली सिम्बियोटिक रिलेशन में आता है प्लांट से, ये बताया। पहले क्या करेगा राइजोबियम बैक्टीरिया, मतलब मिट्टी में प्रेजेंट होता है, तो मिट्टी से बेसिकली प्लांट के रूट के अंदर आएगा, रूट के अंदर आके उसको इन्फेक्ट करेगा, इन्फेक्ट करेगा पहले, और इन्फेक्ट करने के बाद, मतलब इन्फेक्ट कैसे करेगा, रूट में बेसिकली रूट हेयर्स प्रेजेंट होते हैं, रूट के बाल जैसे कुछ प्रेजेंट होते हैं, वो बाल्स में घुसेगा और उसको रूट हेयर को इन्फेक्ट करके प्लांट के रूट के अंदर आ जाएगा। रूट के अंदर आने के बाद अपनी ग्रोथ करेगा, मतलब सेल डिवीजन करेगा, सेल से अपनी कॉलोनी बना लेगा, सेल ग्रोथ करके, और उन कॉलोनीज आगे बनती जाएंगी और जिधर वो कॉलोनीज पूरी बन जाएंगी वो उन रूट मतलब रूट नोड्यूल की तरह दिखने लगेगा, ठीक है। अब इन्हीं रूट नोड्यूल के अंदर प्लांट क्या करेगा, अपने जो कंडक्टिंग सिस्टम है, मतलब जो जानता है मेरा दोस्त आ गया है तो उसके लिए इंतजाम करना पड़ेगा, खाने पीने के लिए मुंबई से आया मेरा दोस्त, दोस्त के लिए इंतजाम करना ही तो पड़ेगा ना। तो उसमें अपने जो कंडक्टिंग पार्ट्स हैं, मतलब जाइलम और फ्लोएम भेज देगा उसको खाना पानी भेजने के लिए, तो उधर से कंडक्टिंग टिश्यूज़ भेज देता है प्लांट, और इधर से बैक्टीरिया उसके लिए नाइट्रोजन फिक्स करता है, और उधर से वो अपने लिए खाना उसके लिए भेजते रहते हैं दोस्त के लिए, ठीक है। तो पूरा सिस्टम है, ये पिक्चर में आपको दिखाया गया है। रोल एंड इंपॉर्टेंस ऑफ राइजोबियम, अब राइजोबियम का इंपॉर्टेंस क्या है, तो आप इससे समझ सकते हो कि राइजोबियम बेसिकली नाइट्रोजन प्रोवाइड करता है किसको, प्लांट को, बाय द फॉर्म ऑफ नाइट्रोजन फिक्सेशन के फॉर्म से पहुंचाता है। अब देखो नाइट्रोजन अगर नहीं पहुंचाएगा प्लांट को तो बेसिकली प्लांट का ग्रोथ रुक जाएगा, क्योंकि नाइट्रोजन नहीं रहेगा, तो जैसा कि मैंने बताया था कि डीएनए में नाइट्रोजन होता है, प्रोटीन में नाइट्रोजन होता है, तो उन सबको बनाने के लिए नाइट्रोजन की ज़रूरत पड़ती है। नाइट्रोजन की ज़रूरत पड़ती है तो नाइट्रोजन ही नहीं रहेगा तो प्लांट की ग्रोथ ही बंद हो जाएगी, मतलब ना डीएनए बना पाएगा ना प्रोटीन बना पाएगा, तो इन दोनों के लिए इंपॉर्टेंट है, ठीक है। देन आगे क्या, जब वो प्लांट ही अपने लिए प्रोटीन नहीं बना पाएगा तो हम लोग को कैसे देगा, तो इसी तरीके से राइजोबियम हमारे लिए भी, राइजोबियम बहुत ज़्यादा जरूरी है। तो राइजोबियम की आगे बात करते हैं हमको कि राइजोबियम का इंपॉर्टेंस क्या है। राइजोबिया लिविंग, राइजोबियम मतलब मल्टी मतलब बहुत सारे राइजोबियम बैक्टीरियाज के लिए हम राइजोबियम यूज़ करते हैं, और राइजोबिया एक सिंगल बैक्टीरिया के लिए यूज़ करते हैं। तो राइजोबिया इज लिविंग इन अ रूट नोड्यूल्स, सप्लाई नाइट्रेट्स नाइट्राइट्स एंड अमीनो एसिड टू द प्लांट्स, in exchange get energy in the form of carbohydrate from it. Such a mutual beneficial relationship is called symbiosis. तो जैसा कि आप ये रिलेशनशिप देख रहे हो जिसमें क्या करता है कि जो प्लांट को ये नाइट्रोजन अमीनो मतलब ये नाइट्रेट्स और नाइट्राइट्स देता है, और उसके बदले प्लांट इसको क्या देता है, उसके बदले प्लांट इसको
उसके बदले प्लांट इसको क्या देता है, उसके बदले प्लांट इसको कार्बोहाइड्रेट मतलब खाना देता है। और ऐसे जो म्यूचुअल रिलेशनशिप मतलब एक दूसरे की जो मदद कर रहे हैं, दोस्ती वाले रिलेशनशिप, इसको सिम्बियोसिस कहते हैं, ठीक है। Rhizobia produce nitrogenous compound from atmosphere nitrogen. However, the process of nitrogen fixation they need, ठीक है। तो इस तरीके से वो किसकी मदद करता है, राइजोबियम पौधे की मदद करता है। अब आगे बढ़ते हैं हम लोग। क्या बोला है कि राइजोबियम प्रोड्यूस नाइट्रोजनस कंपाउंड फ्रॉम एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन, हाउएवर फॉर द प्रोसेस ऑफ नाइट्रोजन फिक्सेशन दे नीड अ लिग्यूमिनस प्लांट लाइक बीन, स्वीट पी। तो ये जो कुछ ही पौधे के लिए बेसिकली राइजोबियम फायदेमंद है, मतलब वो उनसे ही दोस्ती करता है। और वो पौधे होते हैं लिग्यूमिनस, उनको उन पौधों को लिग्यूमिनस प्लांट कहते हैं, मतलब जिनके अंदर गांठ प्रेजेंट होती है, नोड्यूल्स, उनको लिग्यूमिनस प्लांट से ही दोस्ती करता है। उनमें कौन आते हैं, बीन्स आते हैं, बीन्स मतलब सोयाबीन, स्वीट पी आता है मतलब मटर आता है, और कई सारी दाल आती हैं। तो जो बेसिकली जिससे ये राइजोबियम बैक्टीरिया दोस्त करता है उसको होस्ट बोलते हैं, सिम्बियोटिक रिलेशन है ना। तो उस जो प्लांट से दोस्त करेगा उसको होस्ट होते हैं। तो होस्ट कुछ गिने चुने होस्ट ही होते हैं। होस्ट कौन कौन से होते हैं, बीन्स होते हैं, स्वीट पी होते हैं, सोयाबीन होते हैं, ठीक है। पल्सेस मतलब दाल से भी दोस्ती करता है, ठीक है, मतलब सिम्बियोटिक रिलेशन में आता है। आप जानते हो कि इन पौधों को हार्वेस्ट करने के बाद जो इनकी जड़ें होती हैं, मतलब हार्वेस्ट मतलब इन पौधों को काट लिया जाता है और उन पौधों को रख लिया जाता है। आफ्टर हार्वेस्टिंग लिग्यूमिनस प्लांट, मतलब जिनका मैंने एग्जांपल दिया था, बीन्स, पल्सेस, सोयाबीन, ये सब लिग्यूमिनस प्लांट के अंदर आते हैं। मतलब इनके रूट के अंदर ये बैक्टीरिया, राइजोबियम बैक्टीरिया ग्रो करता है। लेफ्ट ओवर रूट्स जो बचती हैं खेत में एंड अदर पार्ट्स ऑफ प्लांट्स आर डिलिबरेटली डम्प्ड into the farm to maintain its bacterial population. Thus, the use of rhizobium has helped reduce the chemical fertilizers and thereby their adverse effect. It has also helped to reduce the expenses on fertilizers and thus works to the benefit of the farmer. देखो जैसे ये फार्मर्स जब ये क्रॉप्स ग्रो कर लेते हैं, ल्यूमिनस क्रॉप्स, उसके बाद क्या करते हैं, जो पौधे का जो बचे हुए जड़ हैं ऊपर से काट लेते हैं पौधे को। मतलब पौधा ऐसे अगर उगता है तो उसके ऊपर ऊपर वाले जिसमें वो लगती है, मतलब जो जो पौधा होता है मटर का, उसको देखोगे तो मटर की फली ऊपर ही लगती है। तो उसको पौधे को काट के जो उसकी रूट नीचे बची होती है ज़मीन के अंदर, उसको ऐसे ही रहने देते हैं, क्योंकि उसके अंदर राइजोबियम बैक्टीरिया है। और राइजोबियम बैक्टीरिया है तो उसको अगर जला देंगे और फेंक देंगे तो उनका ही नुकसान है, क्योंकि तब नाइट्रोजन फिक्स करने के लिए जो बैक्टीरिया सॉइल्स के अंदर प्रेजेंट हैं वो खत्म हो जाएंगे। तो उसी को मेंटेन करने के लिए वो लोग उसको छोड़ देते हैं। और जैसे हम लोग जानते हैं ना कि हम लोग जो गांव में रहेंगे उनको मालूम रहेगा कि खेत में जो खाद डालते हैं उसमें नाइट्रोजन बहुत होता है। मतलब नाइट्रोजन सबसे ज़्यादा खाद कोई जाती है तो नाइट्रोजन ही जाती है। तो नाइट्रोजन महंगी भी पड़ती है और केमिकल फर्टिलाइज़र है, मतलब पोल्यूशन भी करती है, केमिकल पोल्यूशन करती है खेत में, ठीक है। तो उसका उपयोग भी कम कर देता है राइजोबियम खुद ही नाइट्रोजन बनाता है। तो मतलब जो नाइट्रोजनस केमिकल फर्टिलाइज़र उनका भी उपयोग करना बंद हो जाता है। तो ठीक है, तो ये फार्मर के लिए मतलब दोनों तरीके से फ़ायदेमंद है। तो इसीलिए उसको वैसे ही रहने देते हैं खेत में, और मतलब उनकी जड़ों को, जिससे उस खेत की जो फर्टिलिटी है वो बढ़ जाती है। अब नाउ डेज क्या होता है, मतलब राइजोबियम कोटेड सीड आते हैं, मतलब उनमें पहले से ऐसे भी आते हैं जिनके अंदर राइजोबियम पहले से ही मतलब कोटेड रहते हैं, मतलब लगाए रहते हैं उन बीजों के अंदर। तो उन बीजों को जैसे बोते हैं उनमें पौधा निकलता है, तो पौधे के डायरेक्टली मतलब पहले सॉइल में प्रेजेंट रहता था तो उसको बैक्टीरिया को ढूंढना पड़ता था किधर है पौधा। अब लेकिन अब तो उसके सीड मतलब उसके जो बीज हैं उसी में लगा के मिलते हैं। तो उनमें लगा के मिलते हैं तो कोई टेंशन ही नहीं रहता, किधर ढूंढने की जरूरत नहीं पड़ती। फटाक से जैसे पौधा थोड़ा ग्रो होता है और सिम्बियोटिक रिलेशन बना देता है राइजोबियम, और प्लांट की ग्रोथ मतलब प्लांट की ग्रोथ में मदद करने लगता है। ईस्ट, आप खमीर के बारे में पढ़ने वाले हो। ईस्ट क्या होता है, ईस्ट बेसिकली एक फंगस है, फंगस। और फंगस क्या होता है, ये फंगस बेसिकली मदद करता है ब्रेड बनाने में, इडली बनाने में, देन आप और जितने बेकरी प्रोडक्ट हैं, बेवरेजेस हैं, जैसे दारू है और ये सब जितने वाइन है, इनको बनाने में मदद करता है। तो फंगस हमारा बहुत अच्छा दोस्त होता है। अब फंगस भी एक मतलब माइक्रोस्कोपिक माइक्रोब है, जैसे हम जानते हैं चैप्टर का नेम ही है यूजफुल एंड हार्मफुल माइक्रोब्स। तो ये फंगस, अब जैसे आप जानते रहोगे कि फंगस हमेशा नुकसान करता है, तो ऐसा नहीं है। फंगस दाद वाद तो करता ही है जो नुकसानदायक होता है, लेकिन अच्छे काम भी करता है। जैसे फंगस से आप ब्रेड बना सकते हो, आप वो जो आप इडली बनाते हो इडली खा, और फंगस से हमें एंटीबायोटिक्स मिलता है, जिसके बारे में हम आगे बात करेंगे, ठीक है। तो अब आगे बात करते हैं फंगस को किस तरीके से हम लोग जो फंगस है उसको हम लोग देख सकते हैं, क्योंकि फंगस को देखना वैसे तो नामुमकिन है अपने धुंधली आँखों से। तो उस देखने के लिए मतलब अपनी इन आँखों से देखना तो नामुमकिन है, तो उनको देखने के लिए हमें क्या करना पड़ता है, एक्सपेरिमेंट। और वो एक्सपेरिमेंट कैसे करेंगे वो देखेंगे। पहले आप बाजार में जाओगे, बाजार से लेके आओगे खमीर। खमीर मतलब होता है ड्राई ईस्ट। ड्राई ईस्ट को क्या करोगे, आप शुगर सोल्यूशन बनाओगे। शुगर सोल्यूशन मतलब चीनी और पानी, मतलब थोड़ा सा गुनगुन पानी का घोल, गुनगुन पानी मतलब थोड़ा सा वार्म पानी का घोल बनाओगे, चीनी उसमें मिला दोगे, उसका घोल बनाओगे। उसी घोल में आप ड्राई ईस्ट मतलब खमीर को डाल दोगे। अब खमीर फिर उसको रख दोगे थोड़ी देर, तो रेस्ट करेगा, तो उसमें जो ईस्ट है जो खमीर के अंदर ड्राई ईस्ट वो एक्टिव हो जाएगा, मतलब
वो डिवाइड करना स्टार्ट करेगा, और डिवाइड करके अच्छा खासा ईस्ट की कॉलोनी बना देगा। वो ईस्ट की कॉलोनी के ऊपर उसको एक टेस्ट ट्यूब में ट्रांसफ़र करोगे, मतलब वो जिसमें आपने वो ईस्ट को उगाया था, जिस सॉल्यूशन में, शुगर सॉल्यूशन वाली जो अपनी कटोरी में जिसमें बनाया था, उसको एक टेस्ट ट्यूब में डालोगे। अब टेस्ट ट्यूब में जैसे डालोगे आप नीचे उसके टेस्ट ट्यूब के अंदर, उसके ऊपर आप एक बलून लगा दोगे। बलून को मतलब कुछ देर उसको रख दोगे ऐसे, तो कुछ देर बाद देखोगे कि बलून फूल गया है। अब उस बलून कैसे फूल गया है, उसके अंदर गैस भर गई। कौन सी गैस भर गई, इसको चेक करने के लिए आप बलून को बंद कर लोगे, और उसके लिए आप क्या करोगे, जो लाइम वाटर है, लाइम वाटर मतलब जो आपने एक एक्सपेरिमेंट पहले भी किया है। लाइम वाटर मतलब एक सोल्यूशन रहता है जिसमें लाइम मतलब लाइम प्रेजेंट रहता है। और उस सोल्यूशन में क्या होता है, लाइम मतलब क्या होता है, कैल्शियम कार्बोनेट होता है, उसको लाइम स्टोन बोलते हैं। तो लाइम पानी में मिला के उसका बनाया जाता है, लाइम वाटर बनाया जाता है। वो लाइम वाटर में आप जब CO2 डालोगे, मतलब वो जो आपने गुब्बारे में गैस भरी थी, उससे उसको पास करोगे लाइम वाटर में से उस गैस को, तो मिल्क में कन्वर्ट हो जाएगा, मिल्किश में कन्वर्ट हो जाएगा, मतलब वाइट वाइट दिखने लगेगा। तो वो जो वाइट वाइट क्यों दिखने लगा, क्योंकि उसके अंदर CO2 प्रेजेंट था। तो इस टेस्ट से मालूम पड़ जाएगी कि वो गैस कौन सी होगी। तो इस जो टेस्ट हमने किया, इससे मालूम पड़ जाएगी उसके अंदर CO2 गैस है। फिर जो आपने शुगर सॉल्यूशन बना के रखा था, उसमें से थोड़ा सा तो टेस्ट ट्यूब में लिया था, और बाकी सब कटोरी में था ही। तो उस कटोरी में से थोड़ा सा और सॉल्यूशन निकालेंगे, और माइक्रोस्कोप के नीचे देखोगे तो आपको ईस्ट दिखाई देगा। ईस्ट, कई सारे ईस्ट आपको दिखाई देंगे छोटे छोटे सेल्स के रूप में, और कोई आपको ऐसे भी सेल्स दिखाई देंगे जिनमें दो स्ट्रक्चर आपको दिखाई देंगे, एक मेन बॉडी दिखाई देगी, एक बर्ड दिखाई देगा। अब ये डायग्राम भी समझ लेते हैं उसके साथ ही साथ। तो बर्ड में बेसिकली क्या देगा आपको, बर्ड दिखाई देगा। बर्ड क्या होता है, बेसिकली दूसरा ईस्ट होता है, जो अपने मतलब एक ईस्ट के ऊपर ग्रो कर रहा होता है, ठीक है। अब जो कंप्लीटली ग्रो करेगा तो हट जाएगा इधर से, मतलब अलग हो जाएगा, और ये ईस्ट अलग हो जाएगा, ये ईस्ट अलग हो जाएगा। तो ये जो बर्ड ऊपर बना हुआ है एक ईस्ट के ऊपर, इसको इसको ये इसका लड़का है, मतलब ये इसका मतलब रिप्रोडक्शन हो रहा है। तो रिप्रोडक्शन हो रहा है मतलब ये सेक्सुअल टाइप ऑफ रिप्रोडक्शन है, जिसमें क्या होता है, ईस्ट की बॉडी दो भाग में बट जाती है। एक बर्ड होता है, बर्ड जब तक छोटा रहता है तब तक ईस्ट की बॉडी मतलब जो खाना बनाता है ये वही खाता है। उसके बाद जब बड़ा हो जाता है तो अलग हो जाता है। तो इसको, इस प्रोसेस को बोलते हैं, जो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन है जो हो रही है बर्ड के थ्रू, इसको बोलते हैं बडिंग। इट इज़ अ सेक्सुअल रिप्रोडक्शन विच ऑकर इन ईस्ट बाय विच ईस्ट डिवाइड्स, तो उसको बोलते हैं बडिंग। द मेथड ऑफ सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इज कॉल्ड बडिंग, ठीक है। अब ईस्ट क्या है ये हमने देख लिया। ईस्ट को कैसे देखना है, ईस्ट को देखना कैसे, हमने पूरा तरीका देख लिया, ठीक है। इसको आप लिख लेना, इधर आपको एक्सप्लेन करके भी दिया है, मतलब इधर बहुत लेंदी मेथड में दिया है जो मैंने समझाया है। क्या करोगे आप, खमीर लोगे, खमीर लेने के बाद उसको बेसिकली शुगर सॉल्यूशन में डालोगे। शुगर सॉल्यूशन को बेसिकली आप जब आप माइक्रोस्कोप के नीचे देखोगे तो आपको छोटे छोटे सेल्स दिखेंगे। वो सेल्स क्या रहेंगे, ईस्ट सेल्स रहेंगे, और उनमें कई सेल्स ऐसे दिखेंगे जिनमें से दो सेल ऐसे जिससे एक दूसरे से जुड़े हुए दिखेंगे। उनको क्या बोलेंगे, बडिंग ईस्ट बोलेंगे। वो बडिंग ईस्ट में क्या होता है, वो जो उभरा सा स्ट्रक्चर होता है, जो छोटा होता है, एक सेल छोटा रहेगा, एक सेल बड़ा रहेगा हमेशा। जो छोटा सा सेल रहेगा उसको बर्ड बोलेंगे। और बेसिकली बर्ड क्या रहता है, ईस्ट का ऑफ स्प्रिंग रहता है, मतलब उसका लड़का रहता है। मतलब लड़का बोलना सही नहीं रहेगा, उसका मतलब रिप्रोडक्शन कर रहा होता है, डिवाइड हो रहा होता है, तो वो उसका एक रूप रहता है, तो उससे जुड़ा रहता है। जब उससे पूरी तरीके से ग्रो कर जाता है बट तो अलग हो जाता है। तो ये एक मेथड है रिप्रोडक्शन का, उसको बोलते हैं सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन फंगस, और इस मेथड को बोलते हैं बडिंग, ठीक है। ये हमने पूरा बात कर लिया। अब ईस्ट का मतलब ईस्ट क्या है आगे उसके बारे में जानते हैं। तो ईस्ट हमने देखना होगा, तो हम कैसे देखेंगे वो मैंने बता दिया आपको। आप दूसरी बात करते हैं। In above experiment, yeast grows and multiply very quickly due to the carbon compound in the sugar solution। तो मतलब ईस्ट इसमें क्यों ज़्यादा ग्रो कर रहा था शुगर सोल्यूशन में, क्योंकि उसको खाना मिला था। शुगर मतलब खाना होता है। तो इन दिस प्रोसेस ऑब्टेनिंग न्यूट्रिशन मतलब खाना, ईस्ट सेल कन्वर्ट्स द कार्बोहाइड्रेट जो न्यूट्रिशन प्रेजेंट होता है शुगर में इन द सोल्यूशन इनटू अल्कोहल एंड कार्बन डाइऑक्साइड। दिस इज प्रोसेस कॉल्ड फर्मेंटेशन। जैसा मैंने बताया ना, लैक्टोबैसिलस अपने एनर्जी बनाने के लिए क्या करता है कि लैक्टोज शुगर लेता है, लैक्टोज शुगर को कन्वर्ट कर देता है, मतलब रेस्पिरेशन करता है एनोरोबिकली रेस्पिरेशन करके उसको CO2, और बेसिकली उधर वो CO2 में इधर ये बेसिकली मतलब ये क्या करेगा, वो जो शुगर होगी शुगर सोल्यूशन में से, वो शुगर सोल्यूशन में से शुगर लेगा और शुगर को कन्वर्ट कर देगा किसमें, CO2 प्लस अल्कोहल प्लस एनर्जी में, ठीक है। तो ये दोनों चीज़ देगा, CO2 देगा, अल्कोहल देगा, एनर्जी। CO2 का टेस्ट हमने किया दिया था ऊपर वाले एक्सपेरिमेंट में। हमने CO2 का टेस्ट कैसे किया था, वो बलून फुगा के मतलब इसके टेस्ट ट्यूब में ऊपर बलून लगा दिया, तो बलून में जो CO2 गैस थी फिल हो गई थी। CO2 गैस को टेस्ट करने के लिए कि CO2 गैस है प्रेजेंट है कि नहीं, लाइम वाटर में से गुजारा था, लाइम वाटर मिलकर टर्न हो गया था। इससे मालूम पड़ गया था कि हम लोग को ये क्या है, उसमें उस जो गैस थी वो CO2 गैस है, ठीक है। तो ये CO2 गैस बहुत काम आती है। CO2 गैस जब आप ब्रेड बनाते हो, ठीक है, तो आगे बात करेंगे उसके बारे में अभी, ठीक है। अपन लोग ने देख लिया कि क्या करता है ईस्ट, फर्मेंटेशन करता है। फर्मेंटेशन कैसे करता है, फर्मेंटेशन क्या होती है, एनारोबिक रेस्पिरेशन होती है। ये कैसे करता है, शुगर में शुगर लेता है ईस्ट तो शुगर का क्या करता है, रेस्पिरेशन करता है, और रेस्पिरेशन से CO2 अल्कोहल एनर्जी निकालता है। इस होल प्रोसेस को, जो रेस्पिरेशन एनारोबिकली हो रही है, विदाउट ऑक्सीजन हो रही है, मतलब उसको बोलते हैं हम लोग फर्मेंटेशन,
ठीक है। तो फर्मेंटेशन इज़ अ टाइप ऑफ एनारोबिक रेस्पिरेशन जिसमें हम लोग शुगर से क्या बनाते हैं, एनर्जी, और साथ ही में अल्कोहल और CO2 एज अ बाई प्रोडक्ट निकलता है। ठीक है। तो हमने देख लिया कैसे। अब हाउ ब्रेड इज़ मेड, ब्रेड आपके घर पे कैसे बनती है। ब्रेड आपकी मम्मी जब बनाती है तो उसका आटा सानती होगी तो उसमें खमीर जरूर मिलाती होगी। तो खमीर से क्या होता है, खमीर से ये होता है कि जो ब्रेड होती है ना स्पॉन्जी बन जाती है, मतलब फ्लफ़ी बन जाती है। जो जो छोटे छोटे आप ब्रेड को तोड़ोगे तो जो होल दिखते हैं वो किस वजह से दिखते हैं, वो फ्लफीनेस इसलिए आती है क्योंकि मम्मी ने आपके खमीर डाला था। खमीर बेसिकली क्या करता है, खमीर जो आपका ब्रेड के अंदर की जो शुगर जो ब्रेड के डो डो जो आटा बना रही रहती है उसके अंदर मिलाती है, तो उस डो के अंदर जो शुगर प्रेजेंट रहेगी उस शुगर को इस्तेमाल करेगा और क्या बनाएगा, शुगर को इस्तेमाल करके और रेस्पिरेशन करेगा, उस रेस्पिरेशन एनोरोबिकली रेस्पिरेशन करेगा और क्या बनाएगा, CO2 बनाएगा और CO2 प्लस एनर्जी बनाएगा और एल्कोहल भी बनाएगा। तो एल्कोहल बहुत माइन्यूट मात्रा में होगी तो इसीलिए आपको नहीं मालूम पड़ेगी ज़्यादा, लेकिन जो CO2 गैस होगी वो ज़्यादा मात्रा में होगी। तो CO2 गैस की वजह से आपका जब डो होगा ना, वो जो आटा रहेगा वो राइस करेगा, मतलब उठेगा। CO2 गैस हल्की होती है तो ऊपर उठेगी, तो इसके कारण जो डो है फूल जाएगा, उसमें हवा भर जाएगी। तो उसको जब बेक करेंगे तो उसके अंदर आपको जो होल्स दिखाई देते हैं उसमें इसलिए दिखाई देती है कि उसमें हवा ट्रैप थी। ठीक है। तो इस तरीके से ब्रेड बनाए जाते हैं। आगे हम लोग बात करेंगे कि आप देखोगे ना जो हम लोग ने देखा कि जो फर्मेंटेशन की प्रोसेस है, जो एनारोबिक रेस्पिरेशन ईस्ट करता है जिसको हम लोग फर्मेंटेशन बोलते हैं, उसमें क्या लेता है, शुगर लेता है। शुगर को बेसिकली फर्मेंट करके मतलब रेस्पिरेशन करके एनारोबिकली वो कन्वर्ट कर देता है CO2 में और अल्कोहल में, प्लस एनर्जी बनाता है। एनर्जी रख लेता है, CO2 और H2 मतलब अल्कोहल बनाता है। तो इसी अल्कोहल बनाने के लिए हम लोग यूज़ करते हैं ईस्ट को। आप देखोगे जिधर जिधर गन्ना बनता है, गन्ने से गन्ने का जूस निकाला जाता है, तो गन्ने के जूस से तो चीनी बन जाती है, मतलब शुगर केन से शुगर बना लेते हैं। लेकिन जो उसके साथ शुगर के साथ एक बाई प्रोडक्ट भी बनता है उसको बोलते हैं मोलासेस। ये देखो, ये मोलास है, ये मोलास है जो शुगर केन से बनता है। तो ये क्या करता है बेसिकली, जो उस मोलासेस को ये लोग शुगर केन वाले जो मतलब चीनी अलग निकाल लेते हैं शुगर फैक्ट्री में, शुगर केन से चीनी अलग निकाल लिया और जो मोलास बचा वो मोलास को क्या किया, मोलास के अंदर ये जो ईस्ट डाल दिया। उस ईस्ट का नाम है सेक्रोमाइसिस। सेक्रोमाइसिस क्या करता है, उस ईस्ट क्या करता है वो बेसिकली उसके अंदर फर्मेंटेशन करता है, मतलब एनारोबिक रेस्पिरेशन करता है और क्या बनाएगा, CO2 बनाएगा। CO2 तो निकल जाता है और अल्कोहल जो रहता है वो बेसिकली बच जाता है, मतलब जो कंटेनर में बना रहते हैं और उस अल्कोहल उससे अपने को अल्कोहल मिल जाता है। ठीक है। ठीक है। तो क्या करेंगे, मोलासेस को लेंगे, मोलासेस के अंदर ईस्ट सेक्रोमाइसिस डालेंगे, फर्मेंटेशन होगा और अल्कोहल बन जाएगा। कई सारी अल्कोहल मिलती हैं लेकिन जो मेजर अल्कोहल बनती है वो इथेनॉल होती है। तो आपके इधर जो बेवड़े लोग पीते हैं ना वो इथेनॉल ही रहती है। ठीक है। इथेनॉल मतलब वो जहरीली बियर नहीं रहती। जो मिथेनॉल होती है वो जहरीली होती है। बोलते हैं ना देसी शराब पी के लोग मर गए, तो देसी शराब में इथेनॉल होती है, लेकिन इस प्रोसेस से इथेनॉल बनती है। ठीक है। और आपने देख लिया इथेनॉल कैसे बनती है। ठीक है। तो इथेनॉल क्या होती है, जो दारू बनती है, अल्कोहल, इथेनॉल इज अल्कोहल। ये स्मोकलेस हाई क्वालिटी फ्यूल है। मतलब स्मोकलेस मतलब एकदम जैसे पानी जैसा दिखेगा, और स्मोकलेस मतलब इसको जलाओगे तो आपको धुआं नहीं आएगा। जैसे आप नॉर्मल लकड़ी को जलाते हो तो धुआं आता है, तो मतलब स्मोकलेस है। देन क्लियर मतलब पानी जैसा दिखाई देता है। ठीक है। ये इथेनॉल, और ये हाई क्वालिटी मतलब काफ़ी अच्छे क्वालिटी का, मतलब एज आप लोग फ्यूल की तरह भी इस्तेमाल कर सकते हैं, क्योंकि स्मोक तो निकलता नहीं, इसीलिए हाई क्वालिटी का। जैसे हम लोग ने इधर मोलासेस यूज़ किया, आप लोग बार्ले मेज़ और बार्ले मेज़ भी यूज़ कर सकते थे। मोलासेस मतलब गन्ने के वो शुगर केन के जो मतलब बचा रहता है ना शुगर बनाने के बाद, मतलब शुगर जूस निकालने के बाद जो बचा रहता है उसी को मोलासेस कहते हैं। तो उसके जगह पे आप मेज़ और बार्ले, बार्ले मतलब एक तरीके का सीरियल है और मेज़ मतलब मक्का होता है। ठीक है। इसको भी यूज़ कर सकते हैं। ठीक है। और जो आप जानते हो कि फ्रुक्टोज शुगर प्रेजेंट होते हैं ग्रेप्स, और जिसे शुगर केन के अंदर प्रेजेंट होती है सुक्रोज, जिससे हम लोगों ने नॉर्मल अल्कोहल बनाया इथेनॉल। लेकिन जो वाइन होती है जो ग्रेप्स से बनती है या फिर फ्रूट जूस से बनती है उसके अंदर शुगर फ्रुक्टोज होती है, तो उसकी जो मतलब फर्मेंटेशन से वो क्या बनती है, वाइन। तो यही बताया गया आपको। रिसेंटली गवर्नमेंट ने क्या कर दिया ना, कंपलसरी कर दिया कि 10% जो आपके पापा देखो पेट्रोल टंकी पे वो डलाते होंगे, मतलब पैकेट में फड़वा के अपने पेट्रोल में, तो 10% टूटी उसको बोलते हैं, टूटी डलवाना। तो टूटी क्या करता रहता है, टूटी बेसिकली 10% इथेनॉल ही होता है। वो इथेनॉल क्या करता है, वो फ्यूल जो आपके इंजन में जलता है जिसकी वजह से आपकी गाड़ी चलती है, उसमें फ्यूल जलाने के लिए क्या चाहिए रहता है, स्पार्क चाहिए रहता है, मतलब थोड़ी सी आग चाहिए रहती है जो आपके इंजन में जलती है, जिससे फ्यूल बर्न होगा था, और ऑक्सीजन चाहिए रहता है। तो इथेनॉल बेसिकली ऑक्सीजन प्रोवाइड करता है, जिससे आपका जो फ्यूल है प्रॉपरली बर्न होता है और गाड़ी का एवरेज जो होता है, मतलब गाड़ी कम फ्यूल में ज़्यादा दूरी तक जाती है और कंबशन भी बराबर से होता है। इसलिए जो स्मोक जो होती है, जो धुआं होता है आपकी गाड़ी से ना निकले, तो मतलब ये नॉकिंग मतलब जो धुआं निकलता है गाड़ी से साथ में जो आवाज़ होती है गाड़ी में उसको बंद कर देता है। इथेनॉल काफ़ी काम की चीज़ होती है, जिसमें हमने बोला था हाई क्वालिटी फ्यूल होता है, तो इसीलिए उसको इंजन में डाला जाता है। वाई आर वाइनरीज लोकेटेड नियर नासिक इन महाराष्ट्र। क्यों, जो बेसिकली जो वाइनरीज मतलब जो वाइन बनाने वाली रहती हैं शॉप्स महाराष्ट्र में क्यों ज़्यादा है। वाइन मतलब क्या होता है, जो फ्रुक्टोज मतलब
जो फ्रुक्टोज़ मतलब जो ग्रेप्स फ्रूट से मिलने वाली शुगर है, जैसे ग्रेप्स से मिलती है और जो फ्रूट्स हैं उनसे मिलती है, तो उनसे जो बेसिकली शुगर मिलती है फ्रुक्टोज़, और उनके फर्मेंटेशन से जो चीज़ मिलती है वो वाइन मिलती है। और ग्लूकोज़ के फर्मेंटेशन और सुक्रोज़ के फर्मेंटेशन से क्या मिलता है हमें मिलता है ये क्या मिलता है, अल्कोहल मिलता है। और जो फ्रुक्टोज़ की इसमें प्रेज़ेंट होती है फ्रूट्स में, मतलब ग्रेप्स में प्रेज़ेंट होती है, इनके फर्मेंटेशन से जो अल्कोहल मिलती है हमें वो वाइन मिलती है, ठीक है। तो नासिक में बेसिकली वाइनरीज़ मतलब ग्रेप्स से जो बनने वाली वाइन होती है वो बहुत बनती है। क्यों? क्योंकि नासिक में ग्रेप्स मतलब बहुत हैं, तो उससे वाइनरीज़ उधर बहुत सारे हैं, क्योंकि उनको वाइन्स बनाना रहता है, तो ग्रेप्स से आसानी से वाइन्स बनाया जा सकता है। और ग्रेप्स लाने के लिए कहीं दूर भी नहीं जाना पड़ता है, नासिक में ही सब ग्रेप्स उगाने वाले बहुत होंगे। तो जो यूपी वाले होंगे उनको मालूम होगा कि जो नासिक जाते हैं तो उधर जो ग्रेप्स होते हैं वो बहुत मिलते हैं, ठीक है। क्योंकि ग्रेप्स की उधर जो सबसे ज़्यादा खेती होती है, तो ग्रेप्स से हम आसानी से वो लोग वाइन बना सकते हैं ईस्ट की मदद से, तो इसीलिए वाइनरीज जितनी होती हैं वो नासिक के इधर पाई जाती हैं। चपाती देखो, जो चपाती होता है उसके लिए भी आटा सनता है, और जो ब्रेड होता है उसके लिए भी आटा सनते हैं, लेकिन जो ब्रेड होता है बहुत स्पॉन्जी होता है, खाने में जल्दी डाइजेस्ट हो जाता है। और चपाती थोड़ी कड़क होती है, मतलब ज़्यादा स्पॉन्जी नहीं होती। क्यों ऐसा? ये बात है कि हमारी मम्मी जो चपाती बनाती है उसके अंदर जो बेसिकली खमीर नहीं डालती, यीस्ट नहीं डालती, जिसकी वजह से उसका डो जो होता है राइस नहीं करता, फूलता नहीं है, उसके अंदर हवा नहीं होती। तो जिस कारण क्या होता है कि वो स्पॉन्जी नहीं होता। और वो जो नॉर्मल ब्रेड होता है, जो ये दुकानदार लोग बनाते हैं, तो उनमें अंदर वो लोग क्या करते हैं, बेसिकली खमीर डालते हैं। खमीर डालने के कारण वो स्पॉन्जी हो जाता है, ठीक है। और स्पॉन्जी होने के कारण वो थोड़ा खाने में भी अच्छा लगता है और नरम भी होता है, ठीक है। और दूसरी बात, अब आगे क्या बढ़ते हैं कि एक इधर छोटा सा इन्फॉर्मेशन दिया है कि एक यारोविया लिपोलिटिका नाम की एक बेसिकली ईस्ट है, जो एक टॉक्सिन जो टॉक्सिन रिलीज होता है पाम ऑयल मतलब जो आप लोग के इधर मीठा तेल आता है उसको बनाने के लिए ना, उसको जब बनाते हैं, मतलब पाम एक वो होता है, फल होता है, उससे उसको पाम ऑयल को निकाला जाता है। तो उस बनाने वक्त उसको बनाते वक्त कुछ टॉक्सिन्स रिलीज होती हैं, और उन टॉक्सिन को एब्जॉर्ब कर लेने के लिए, मतलब उसको टॉक्सिन्स को अगर ह्यूमन अगर छू लेंगे या फिर ले लेंगे, मतलब पी लेंगे या फिर बॉडी में किसी तरीके से टच हो जाएगी, तो ह्यूमन की मृत्यु हो सकती है। तो उसको एब्जॉर्ब करने के लिए यारोविया लिपोलिटिका नाम की एक फंगस को यूज़ करते हैं, जो उस टॉक्सिन को एब्जॉर्ब कर लेती है और आपको फ्रेश पाम ऑयल मिल जाता है, ठीक है। मीठा तेल ज़्यादा अच्छा नहीं होता, एक बात ध्यान रखना, हमेशा कच्ची खानी, मतलब जो चक्की में पिसा हुआ जो मस्टर्ड ऑयल होता है, मतलब अपना ये जो राई का तेल, उसी को यूज़ करना चाहिए, नहीं तो तिल का तेल यूज़ करना चाहिए। लेकिन जो कच्ची खानी ऑयल होता है वही अच्छा होता है, ठीक है, नहीं तो और पाम ऑयल अच्छा नहीं होता, ठीक है। और कई सारी जो अपनी ईस्ट हैं वो जो पॉल्यूटेंट हैं उनको भी कम करने में, मतलब जो पॉल्यूटेंट है, मतलब पोल्यूशन जिससे होता है उनको बोलते हैं पॉल्यूटेंट। जैसे कई तरीके के पॉल्यूटेंट होते हैं, केमिकल पोल्यूशन किसी वजह से होता है कि केमिकल का बेसिकली ज़्यादा मात्रा हो जाए अगर नॉर्मल नेचर में, तो उसको बोलते हैं केमिकल पोल्यूशन किसकी वजह से होता है? केमिकल्स की वजह से होता है। तो आर्सेनिक एक ऐसा ही बेसिकली एलिमेंट है जो केमिकल पोल्यूटेंट है। तो उसकी जब तादाद एक स्पेसिफिक एरिया में ज़्यादा हो जाती है, तो उसको कम करने के लिए सैक्रोमाइसिस सेरिवेसी ईस्ट का यूज़ करते हैं। तो ये ईस्ट क्या करती है, जो आर्सेनिक है उसको एब्जॉर्ब कर लेती है, जिस कारण क्या हो जाता है, पोल्यूटेंट के जो क्वांटिटी है वो कम हो जाता है, ठीक है। ऑयल स्पिल्स इन द ओशियंस आर क्लीन विद द हेल्प ऑफ एल्केनोवेरक्स बैक्टीरिया। देखो, आप कभी कभी सुने रहोगे कि अरब से तेल आ रहा होगा समुद्र के रास्ते, वो अगर वो बीच में शिप फट जाए, मतलब शिप अगर पलट जाए, तो वो तेल होता है पूरा फैल जाता है समुद्र के अंदर। तो उसको फिर छानना, मतलब कई सारे लीटर्स, मतलब कई हज़ार लीटर्स, कई टन्स, मतलब कितने, मतलब बहुत सारा, मतलब 5,000 6,000 लीटर जो पेट्रोल होता है, फिर कोई भी ऑयल होता है, मिनरल ऑयल, वो जब ओशन में स्पिल हो जाता है तो पानी के ऊपर तैरता रहता है, जिसके कारण अंदर की उधर की मछलियाँ, उधर के जो जलवायु रहता है पूरा प्रदूषित हो जाता है, और उस कारण जो उधर के जो बर्ड्स होते हैं वो भी बहुत सारे मर जाते हैं, और जो मछलियाँ रहती हैं वो भी मर जाती हैं। तो उनको बचाने के लिए बेसिकली पहले क्या करना पड़ता था, उसको पानी को छानना पड़ता था, लेकिन अब उससे भी सस्ता तरीका आ गया। ये कुछ बैक्टीरिया होते हैं, जैसे एल्केनोवोरक्स आपके इधर टेक्स्ट बुक में एग्जाम्पल दिया है। ये क्या करते हैं बैक्टीरिया, इन जो बेसिकली ये जो स्पिल हुआ रहता है इसको खा लेते हैं, और इनको खा के CO2 में कन्वर्ट कर देते हैं, और जिससे पूरा समुद्र साफ़ हो जाता है। तो जिस प्रोसेस में पहले करोड़ों रुपए लगता था समुद्र को साफ़ करने में, उसमें भी ज़्यादा से ज़्यादा 2 मिनट नहीं, मतलब बहुत दिन लग जाता था, सालों लग जाता था समुद्र साफ़ करने में, उसको 1-2 महीने में साफ़ कर देते हैं। नेक्स्ट आप पढ़ने वाले हो, आपने ये पढ़ लिया, अब आप पढ़ने वाले हो एंटीबायोटिक्स के बारे में। तो एंटीबायोटिक्स को पढ़ाने से पहले मैं आप लोग को एक स्टोरी सुनाऊंगा। ये स्टोरी है बेसिकली कि एक, मतलब आप अपने आजू बाजू में देखोगे तो ऐसा ही होगा कि आप ना चलो जाने दो, स्टोरी नहीं सुनाते, इसको डायरेक्ट ही आपको पढ़ाते हैं। एंटीबायोटिक नाम से आपको क्या मालूम पड़ता है? एंटी एक वर्ड है और बायोटिक अलग वर्ड है। एंटी मतलब होता है जीवन के खिलाफ, मतलब एंटी मतलब किसी चीज़ के खिलाफ,
बायोटिक मतलब होता है जीवन, मतलब जीवन के खिलाफ, मतलब एंटीबायोटिक्स, ठीक है। अब एंटीबायोटिक्स आप ऐसे समझ सकते हो कि ये एक हथियार है, हमारे पास एक बहुत बड़ा हथियार है, ठीक है। ये हथियार से आप क्या कर सकते हो, देखो जब सेकेंड वर्ल्ड वॉर रहा होता है पूरे दुनिया में, तो सेकेंड वर्ल्ड वॉर में बहुत मतलब फर्स्ट वर्ल्ड वॉर की बात बताता हूँ। सेकेंड वर्ल्ड वॉर में तो एंटीबायोटिक्स का वो हो गया था खोज। फर्स्ट वर्ल्ड वॉर में क्या होता है, फर्स्ट वर्ल्ड वॉर में बहुत सारे सैनिक लड़ते हैं और बहुत सारे सैनिक घायल हो जाते हैं, मतलब उधर सैनिक हथियारों से कम और बेसिकली घायल होने से ज़्यादा मरे थे। तो घायल हो जाते थे, तो हाथ, जैसे हाथ में गोली लग गई तो गोली बेसिकली पूरा हाथ काटना पड़ता था, क्योंकि उसमें इन्फेक्शन हो जाता था। तो इन्फेक्शन की वजह से पूरे शरीर में जहर फैल जाता था, तो जहर फैलने के बाद आदमी मर जाता था। तो आदमी गोली मतलब हथियार से मरने से ज़्यादा, मतलब जो मेन घायल कर देते थे ना, मतलब चाकू मारना और सब डायरेक्ट गोली मारना पेट में, इससे कम मरते थे। और इन्फेक्शन से ज़्यादा मर जाते थे, मतलब किधर घाव लगा होगा उधर इन्फेक्शन हो जाता है, उधर से ज़्यादा मर जाते थे। क्यों ऐसा होता था, बेसिकली उस टाइम पे कोई एंटीबायोटिक्स नहीं थी, मतलब इन्फेक्शन फैल जाता था और इसलिए वजह से उनका मतलब पूरे शरीर में टॉक्सिन फैल जाता था, उनको मर जाते। फिर इसका एक सोल्यूशन है कि डॉक्टर लोग जिस पार्ट में इन्फेक्शन हो जाता था उस पार्ट को ही काट देते थे, मतलब हाथ में अगर गोली लगी उधर इन्फेक्शन हो गया तो हाथ ही को काट देते थे, जिस कारण बहुत लोग अपंग भी हो गए। तो क्या होगा, सेकेंड वर्ल्ड वॉर आया, सेकेंड वर्ल्ड वॉर में हमारे एक बहुत दिग्गज साइंटिस्ट ने ऑलरेडी एक एंटीबायोटिक पेनिसिलिन का खोज कर लिया था, जिस कारण जितने भी सेकेंड वर्ल्ड वॉर में जितने भी सोल्जर घायल हुए तो उनको इन्फेक्शन ना हो, इस वजह से उनको मतलब उनके अगर गोली लग जाती थी किसी अंग में, उधर इन्फेक्शन हो गया तो उनको एंटीबायोटिक खिला के वो उस इन्फेक्शन को कंट्रोल कर दिया जाता था। और इससे बहुत सारे जो मतलब जवान सही हो गए और जिस कारण बहुत लाखों लोग की जान बची। तो एंटीबायोटिक इतना ज़्यादा मतलब असरकारक है, लेकिन आजकल इसका उपयोग बहुत गलत तरीके से हो रहा है, खासकर इंडिया जैसी कंट्री में। तो एंटीबायोटिक होता क्या है, अब इसके बारे में अभी हम आगे पढ़ेंगे, ठीक है। तो एंटीबायोटिक और इसकी खोज कैसी हुई इसके बारे में आगे पढ़ेंगे। क्या होते हैं एंटीबायोटिक, कितने तरीके के होते हैं, सब अभी पढ़ने वाले हैं। तो एंटीबायोटिक क्या होते हैं, एक कार्बन कंपाउंड होते हैं, मतलब हर कार्बन कंपाउंड मतलब कुछ सब्सटेंस होते हैं, ठीक है। मतलब किसी प्रकार का कार्बन कंपाउंड मतलब उसके अंदर कार्बन आइटम प्रेजेंट है, और कोई कार्बन कंपाउंड है जिसके अंदर बेसिकली कुछ सब्सटेंस है जो कि किससे मिलता है, बैक्टीरिया फंगी से मिलता है। तो कार्बन कंपाउंड ऑब्टेन फ्रॉम बैक्टीरिया और फंगी जो क्या करते हैं, डिस्ट्रॉय करते हैं और प्रिवेंट करते हैं फ्रॉम ग्रोथ ऑफ हार्मफुल माइक्रो ऑर्गेनिज्म से। तो क्या होता है, कार्बन कंपाउंड ऑब्टेन फ्रॉम सम बैक्टीरिया और फंगी, मतलब ऐसे कार्बन कंपाउंड जो किसी बैक्टीरिया और फंगी से मिलते हैं जो प्रिवेंट करते हैं हार्मफुल ग्रोथ ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिजम्स आर कॉल्ड एज एंटीबायोटिक्स। तो मेरे साथ बोलो, क्योंकि एग्जाम में हर बार लगभग आता ही है एंटीबायोटिक का डेफिनेशन। तो कुछ कार्बन कंपाउंड होते हैं जो डिस्ट्रॉय करते हैं ग्रोथ ऑफ हार्मफुल ऑर्गेनिजम्स और इसलिए हार्मफुल माइक्रो ऑर्गेनिजम्स की ग्रोथ को रोक देते हैं। तो और ये मिलते हैं बैक्टीरिया फंगी से, तो इनको एंटीबायोटिक कहते हैं। तो एंटीबायोटिक्स आर कार्बन कंपाउंड्स विच डिस्ट्रॉय एंड प्रिवेंट द ग्रोथ ऑफ हार्मफुल ऑर्गेनिजम्स, ठीक है। एंटीबायोटिक 19वीं सदी मतलब 20वीं सदी में मिला था, 20th सेंचुरी में, और इसने एक रिवोल्यूशन ला दिया इन द फील्ड ऑफ मेडिसिन। जैसे कि मैंने बताया कितने सोल्जर्स सिर्फ घाव लगने के कारण ही मर गए, मतलब सीरियस इंजरी से ज़्यादा, वो छोटी मोटी इंजरी से ज़्यादा मर गए, ठीक है। हम आगे बढ़ते हैं। तो इवन पहले के लोग जो छोटी मोटी डिसीज, जैसे आज तो टीबी किसी को भी हो जाती है तो ठीक हो जाती है क्योंकि एंटीबायोटिक प्रेजेंट है। तो टीबी जो माइको माइकोबैक्टीरियम टीबी जो होती है, ट्यूबरक्लोसिस माइकोबैक्टीरियम से एक बैक्टीरिया होता है, माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरक्लोसिस, उससे होता है। तो उसको मार देता है ये एक जो एंटीबायोटिक है, मतलब जो ट्यूबरक्लोसिस के एंटीबायोटिक है उसको मार देती है ट्यूबरक्लोसिस के माइक्रो ऑर्गेनिज्म, जो बैक्टीरिया जिसके कारण ये कॉज होता है। तो उसकी वजह से आजकल लोगों की मौत ट्यूबरक्लोसिस से नहीं होती, नहीं तो ट्यूबरक्लोसिस से बहुत लोगों की मौत होती थी पहले। एंटीबायोटिक मेनली एक्ट अगेंस्ट द बैक्टीरिया, ये मेनली एंटीबायोटिक बैक्टीरिया मतलब कई सारे माइक्रो ऑर्गेनिजम्स के ऊपर काम करते हैं, फंगस के ऊपर भी काम करते हैं, लेकिन मेनली लोग बैक्टीरिया के ऊपर ज़्यादा एंटीबायोटिक असर करते हैं। और कुछ बैक्टीरिया प्रोटोजोआ के ऊपर भी काम करते हैं। एंटीबायोटिक दो तरीके की होती है, एक ब्रॉड स्पेक्ट्रम एंटीबायोटिक होती है और एक नैरो स्पेक्ट्रम एंटीबायोटिक होती है। कुछ डॉक्टर्स होते हैं जब उनको किसी बीमारी का इलाज नहीं मालूम रहता है तो ब्रॉड स्पेक्ट्रम एंटीबायोटिक लिख देते हैं, जिसके कारण क्या होता है कि अगर बहुत सारी जो उस एंटीबायोटिक के अंदर कई सारे मतलब एंटीबायोटिक्स होते हैं, जिस कारण जितने भी अलग अलग तरीके के जिसके बीमारियाँ मतलब अलग अलग बीमारी जिन जिन बैक्टीरिया से होती है उनको सबको मार देता है। तो उसमें मतलब एक एक हथियार से मतलब बहुत सारे लोगों की जान चली जाती है, ठीक है, बहुत सारे बैक्टीरियाज को। तो उससे ब्रॉड स्पेक्ट्रम एंटीबायोटिक कहते हैं। मतलब क्या लिखा है, सम एंटीबायोटिक्स आर यूजफुल अगेंस्ट अ वाइड वैरायटी ऑफ बैक्टीरिया दे आर कॉल्ड एज ब्रॉड स्पेक्ट्रम एंटीबायोटिक्स। उसमें आते हैं एम्पीसिलिन, एमॉक्सिलिन, टेट्रासाइक्लिन। व्हेन द पैथोजेंस कैन नॉट बी आइडेंटिफाइड इवन दो सिम्टम्स ऑफ डिसीज आर विजिबल, ब्रॉड स्पेक्ट्रम एंटीबायोटिक्स आर यूज। मतलब जब सिम्टम्स दिखाई देते हैं दवाई देने के बावजूद भी, तब ब्रॉड स्पेक्ट्रम एंटीबायोटिक यूज़ किया जाता है। नैरो स्पेक्ट्रम एंटीबायोटिक इधर यूज़ किया जाता है जिधर हमें बीमारी स्पेशली मालूम हो, जैसे पेनिसिलिन, जेंटामाइसिन, इरिथ्रोमाइसिन, ठीक है।
और हमारा एक इंस्टीट्यूट जो इस फील्ड में काम कर रहा है, नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ वायरोलॉजी, पुणे में 1952 में इस्टेब्लिश हुआ था। वो कई सारे रिसर्च के ऊपर काम करता है, जैसे मीजल्स, खसरा, जॉन्डिस मतलब पीलिया, फीवर और ये सब लंग्स डिसीज़ के ऊपर काम कर रहा है वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन के सपोर्ट के साथ। अब पेनिसिलिन की स्टोरी सुनेंगे कि जो पहली एंटीबायोटिक है पेनिसिलिन, वो कैसे ये जो नैरो सबसे पहले जो एंटीबायोटिक जो खोजी गई थी वो पेनिसिलिन है, और ये एक नैरो स्पेक्ट्रम एंटीबायोटिक है। पेनिसिलिन इज अ ग्रुप ऑफ एंटीबायोटिक्स ऑब्टेन्ड फ्रॉम फंगस पेनिसिलियम। तो पेनिसिलिन किससे मिली थी एंटीबायोटिक, वो पेनिसिलियम जो फंगस है उससे मिली थी। तो पेनिसिलिन जो है एंटीबायोटिक किससे मिली थी, पेनिसिलियम फंगस से मिले थे। इज़ यूज टू कंट्रोल द इन्फेक्शन कॉज बाय बैक्टीरियाज लाइक स्टेफाइलोकोकाई, क्लोस्ट्रीडिया, स्ट्रेप्टोकोकाई एक्सेट्रा। तो ये जो बैक्टीरिया ये जो एंटीबायोटिक है ये कुछ बैक्टीरियो के अगेंस्ट काम करती है। उनका नाम है उन बैक्टीरियो का नाम है जिनके अगेंस्ट ये काम करती है और डिसीज को रोकती है, वो स्टेफाइलोकोकस, क्लोस्ट्रीडिया, स्ट्रेप्टोकोकाई एक्सेट्रा। मेडिसिन कंटेनिंग पेनिसिलिन आर यूजफुल टू ट्रीट सर्टन बैक्टीरियल इन्फेक्शन ऑफ द ईयर, नोज, थ्रोट एंड स्किन एज वेल एज डिसीज लाइक निमोनिया एंड स्कारलेट फीवर। तो पेनिसिलिन क्या करती है, कई सारे जो इन्फेक्शन होते हैं बैक्टीरियल इन्फेक्शन उनको भी कंट्रोल करती है। कौन कौन से बैक्टीरियल इन्फेक्शन को कंट्रोल करती है, जैसे कभी कभी ईयर में इन्फेक्शन हो जाता है, नोज में इन्फेक्शन हो जाता है, थ्रोट में, स्किन पे इन्फेक्शन हो जाता है, उनको कंट्रोल करने के लिए पेनिसिलिन यूज होते हैं। और साथ ही जो निमोनिया होता है, स्ट्रेप्टोकोकस निमोनिया के कारण होता है, उसको भी कंट्रोल करने में पेनिसिलिन का बहुत बड़ा हाथ है। स्कारलेट फीवर एक बहुत बुरी बीमारी है जिसमें बच्चे को बुखार आ जाता है, बहुत कुछ होता है, मतलब उल्टी होने लगता है, तो उसको भी कंट्रोल करने में हम लोग पेनिसिलिन का यूज़ करते हैं। ठीक है। इंट्रोडक्शन टू द साइंटिस्ट अलेक्जेंडर फ्लेमिंग। तो सेकेंड वर्ल्ड वॉर में अलेक्जेंडर फ्लेमिंग की वजह से बहुत लोगों की जान बची, उनके बारे में हम पढ़ेंगे। तो अलेक्जेंडर फ्लेमिंग एक साइंटिस्ट थे जो सेंट मैरी हॉस्पिटल में काम करते थे। वो प्रोफेसर थे वायरोलॉजी के। ठीक है। तो वायरोलॉजी जो लेते हैं प्रोफेसर जो होते हैं वायरोलॉजी के, वो बैक्टीरिया मतलब वायरसेस मतलब माइक्रो ऑर्गेनिजम्स के ऊपर बहुत ज़्यादा रिसर्च कर रहे होते हैं। ठीक है। तो वो रिसर्च कर रहे थे, तो वैसे ही उनको बेसिकली एक दिन वो अपने एक पेट्री डिश मतलब एक मतलब कटोरी जैसी थी चीज़, मतलब कटोरी मतलब लेबोरेटरी में कटोरी जैसी चीज़ को मतलब प्रेजेंट होती है जिसमें कई सारे कल्चर्स रखते हैं, उसको पेट्री डिश कहते हैं। और उस डिश के अंदर बेसिकली एक बैक्टीरियल कॉलोनी ग्रो कर रहे थे। तो कुछ देर के लिए गए थे, बैक्टीरियल कॉलोनी ग्रो कर रहे थे, उसको रख के गए और फिर कुछ देर बाद उसको रख के गए और फंगस पे काम करने लगे। तो उस फंगस के काम करने के बाद उन्होंने हाथ धोना भूल गए, और हाथ धोना भूल गए तो दोबारा आए उसको चेक करने बैक्टीरियल कॉलोनी को जैसे चेक किया, दोबारा रख दिया। फिर रात हो गई, सो गए, सवेरे उठे, सुबह उठ के उसको जब बैक्टीरियल कॉलोनी को देखा तो बैक्टीरियल कॉलोनी में तो सारे बैक्टीरिया मर गए थे। तो उन्होंने रीज़न, और पूरी फंगस की कॉलोनी ग्रो हो गई, तो उनको रीज़न नहीं मालूम पड़ा। तो उन्होंने जब रीज़न ध्यान से देखा तो बेसिकली उनको याद आया कि उससे पहले उन्होंने फंगस को चेक किया था। तो फंगस को जाकर देखा तो फंगस तो पेनिसिलियम थी, और पेनिसिलियम फंगस के एंटीबायोटिक्स मतलब कुछ केमिकल उसने बनाया था, उसके उनके हाथ में लग गया था। उसके बाद उन्होंने बैक्टीरियल कॉलोनी को पकड़ा था, तो बैक्टीरियल कॉलोनी में वो केमिकल ट्रांसफ़र हो गया, वो जो टॉक्सिन फंगस ने बनाया था वो ट्रांसफ़र हो गया, जिसके कारण वो बैक्टीरियल कॉलोनी ख़त्म हो गई। उसके अंदर जो फंगस की कॉलोनी ग्रो हो गई, तो वो जो टॉक्सिन को उन्होंने आइडेंटिफाई, तो उसको नाम दिया उन्होंने पेनिसिलिन। ऐसे एंटीबायोटिक का एक्सीडेंटली जन्म हुआ। ठीक है। अब आजकल एंटीबायोटिक्स का इंडिया में बहुत गलत हो रहा है, यूज़ हो रहा है। तो बताता हूँ, कई लोगों को बेसिकली दाद हो जाती है, कई लोगों को किसी तरीके के खांसी जुकाम हो जाता है, तो वो जाते हैं मेडिकल पे 2 रुपये की दवा लेते हैं, तो एंटीबायोटिक बेसिकली बिना जाँचे पूछे ले लेते हैं, मतलब मेडिकल वाले एंटीबायोटिक दे देते हैं, ब्रॉड स्पेक्ट्रम एंटीबायोटिक। इसी की वजह से जो आजकल की जो बीमारियाँ हैं जो जिन बैक्टीरिया से होती हैं वो बेसिकली रेजिस्टेंट हो गए बैक्टीरिया, क्योंकि उनको डायरेक्टली इतना एक्सपोजर मिल चुका है टू अगेंस्ट स्पेसिफिक एंटीबायोटिक कि वो एकदम रेजिस्टेंस हो गए, मतलब उनको अभी धीरे धीरे इससे फ़र्क ही नहीं पड़ता। ठीक है। तो इसीलिए एंटीबायोटिक का जितना आप कम यूज़ करेंगे उतना बैक्टीरिया जो बीमारी कॉज करते हैं उनको एक्सपोजर उतना कम होगा, और जो एंटीबायोटिक होगा वो उतना ही इफेक्टिव होगा। तो एंटीबायोटिक शुड बी टेकन ओनली व्हेन प्रिस्क्राइब बाय डॉक्टर, मतलब जो डॉक्टर के द्वारा लिखा जाए तभी एंटीबायोटिक लेना चाहिए। ऐसे मेडिकल पे पहुंच के एंटीबायोटिक नहीं लेना चाहिए। डोंट परचेज एनी एंटीबायोटिक्स फ्रॉम मेडिकल स्टोर्स विदाउट द प्रिस्क्रिप्शन फ्रॉम डॉक्टर। लेकिन लोग लेते हैं, इतने बड़े हरामी हैं, क्योंकि ऐसा अगर हम ही लोग का नुकसान है, क्योंकि हम जब बीमारियां रेजिस्टेंट हो जाएंगी एंटीबायोटिक से, तो एंटीबायोटिक से बीमारियां सही नहीं होंगी, और इसकी वजह से कई सारे इंसान मृत्यु हो जाएंगे। जैसे आजकल लोग ट्यूबरक्लोसिस से कम डरते हैं, मल्टी माइक्रोबियल ट्यूबरक्लोसिस से ज़्यादा। मल्टी माइक्रोबियल ट्यूबरक्लोसिस का कोई इलाज नहीं है, उससे इंसान की मृत्यु हो जाती है। ठीक है। तो हमेशा हमें एंटीबायोटिक्स का उपयोग ध्यान से करना चाहिए। आपके मम्मी पापा अगर ऐसा यूज़ कर रहे हैं तो उनको रोकिए। ठीक है। डोंट कंज्यूम एंटीबायोटिक्स ऑन योर ओन टू ट्रीट कॉमन डिसीज लाइक थ्रोट इन्फेक्शन, कॉमन कोल्ड और इन्फ्लुएंजा। छोटी मोटी डिसीज़ के लिए, जैसे थ्रोट
थ्रोट इन्फेक्शन होगा, कॉमन कोल्ड होगा, इन्फ्लुएंजा, इसके लिए यूज़ मत करें। इवन इफ़ यू फील वेल बिफोर कंप्लीटिंग ऑफ द प्रिस्क्राइब्ड कोर्स ऑफ एंटीबायोटिक यू मस्ट कंटिन्यू एंड कंप्लीट इट। मतलब जितने दिन का कोर्स हो एंटीबायोटिक का उतने दिन का कोर्स कंप्लीट करना चाहिए, नहीं तो पहले तो आराम हो जाता है, लेकिन कुछ बैक्टीरिया जो बच जाते हैं अगर कोर्स ना कंप्लीट करो तो रेजिस्टेंट हो जाते हैं, तो आगे चल के दोबारा बीमारी हो जाती है। तो पूरा कोर्स कंप्लीट करना चाहिए। डोंट सजेस्ट टू अदर्स एंटीबायोटिक विच भी यूजफुल टू यू। तो मतलब आपकी बीमारी अगर किसी एंटीबायोटिक से सजेस्ट मतलब सही हो गई है तो आप दूसरे को ना बताने लगेगा हाँ ये इस एंटीबायोटिक से मेरा ये बुखार सही होगा, मेरा खांसी जुकाम सही होगा। इस कारण वो भी वो एंटीबायोटिक लेगा, अगर उसको वो किसी और चीज़ की दवा रहेगी तो उसको तो नुकसान ही कर देगी डायरेक्ट। तो ऐसा मत करें खुद से, मतलब सजेस्ट ना करें किसी को एंटीबायोटिक। डॉक्टर के लिखने पे एंटीबायोटिक्स देना चाहिए किसी को, ठीक है। देन आगे वाली बात क्या आएगी कि जो फंगस होती है वो किस तरीके से रिप्रोडक्शन करती है। तो फंगस बेसिकली स्पोर्स बनाती है, जैसे बडिंग भी करती है फंगस, और दूसरा उसका जो है सेक्सुअल टाइप ऑफ रिप्रोडक्शन है वो स्पोर फॉर्मेशन है। स्पोर फॉर्मेशन बनाती है मतलब छोटे छोटे स्ट्रक्चर्स बनाती है, गोले गोले स्ट्रक्चर्स जो होते हैं, मतलब गोल मटोल स्ट्रक्चर्स होते हैं, जिनके अंदर वो स्पोर्स के अंदर अपने उसके वो प्रेजेंट होते हैं, फंगस प्रेजेंट होते हैं। उन स्पोर्ट्स को एडवर्स कंडीशन में क्या कर देती है, डिस्पर्स देती है, और जिधर उन स्पोर्ट्स को उड़ जाने के बाद जिधर उनको मॉइस्चर मिल जाता है उधर वो स्पोर्ट्स जर्मिनेट कर जाते हैं और नया फंगस बना देते हैं। इसी प्रकार से जो फंगस होती है वो ग्रो करती है। आपको याद होगा कि आपका अगर बेल्ट वेल्ट जूता उता रख दो अगर लेदर के तो ख़राब हो जाते हैं। क्यों ख़राब हो जाते हैं? क्योंकि ये फंगस जो होती है स्पोर्ट्स को अपने डिस्पर्स कर जाती है, तो उनको जूते वूतों पे नमी मिलता है जो मतलब लेदरी टाइप के रहते हैं, और वुलन जो आइटम होते हैं, वुडन आइटम या फिर कॉटन फाइबर के आइटम रहते हैं, उनके ऊपर स्पोर्ट्स पड़ते हैं, उधर मॉइस्चर पाके जर्मिनेट कर देते हैं और उनको ख़राब कर देते हैं, ठीक है। तो जो फंगल हाइफे जब ग्रो कर देते हैं फंगस, तो उनके फंगस के कुछ स्ट्रक्चर्स होते हैं, हाइफे मतलब फाइबर्स होते हैं फंगस के, वो मतलब मटेरियल के अंदर आपके जो जूते होते हैं और आपके जो बेल्ट होते हैं उनके अंदर घुस जाते हैं और उसको नुकसान पहुंचाते हैं, तो ख़राब हो जाता है, जिससे वो जल्दी ही मतलब ख़राब हो जाता है, मतलब यूज़ करने लगने। दिस कॉज द मटेरियल टू वेयर एंड बिकम वीक, मतलब कमज़ोर हो जाता है और जल्दी टूट जाता है। एज अ रिजल्ट गम्पी बू बैग्स, मतलब बैग्स ख़राब हो जाते हैं, लेदर आइटम्स, शूज़, पर्स, बेल्ट एक्सेट्रा ख़राब हो जाता है। ऑन द फंगाई हैव ग्रोन डू नॉट लास्ट लॉन्ग, वुडन आइटम्स ऑल्सो गेट्स स्पॉइल्ड, मतलब जो जिन चीज़ों के ऊपर फंगस ग्रो कर जाती है वो ख़राब हो जाते हैं। कभी कभी आपने देखा होगा मुरब्बे का अगर डिब्बा खोला होगा तो आपको मुरब्बे के ऊपर देखा होगा कि कई सारी छोटे छोटे स्ट्रक्चर्स फ्लोट कर रहे हैं, मतलब ऐसा लगता है कि कोई चीज़। समटाइम्स यू मे नोटिस अ ब्लैक पाउडर और वाइट डिस्क फ्लोटिंग ऑन द पिकल और मुरब्बा व्हेन जार इज ओपन आफ्टर अ लॉन्ग टाइम, व्हाट एग्जैक्टली इज दिस? ये जो होता है एग्जैक्टली फंगस होता है। फंगस एक स्पेशल टाइप का फंगस होता है जो बेसिकली जो इन चीज़ों पे अचार वचार पे ग्रो करते हैं, ठीक है, और इनकी वजह से ये स्पॉइल हो जाता है। ये बेसिकली केमिकल बनाते हैं माइकोटॉक्सिन, जो पॉइजनस केमिकल होता है, जैसे फूड पॉइजनिंग होता है तो यही टॉक्सिन अगर इस उस जिस ये जो मुरब्बा ख़राब हो जाता है, जो पिकल ख़राब हो जाता है, उसको अगर आप खा लोगे, जिसको आप खोलोगे, जिस मुरब्बे को आप खोलो उसके अंदर देखो जो वाइट पार्ट या फिर जो वो जो वाइट सा जो चीज़ तैरता रहता है, अगर उसको आप खा लोगे तो उसके अंदर माइकोटॉक्सिन होता है, वो फंगस के द्वारा बनाया जाता है, जो एक पॉइजनस केमिकल है जिससे आपकी मृत्यु तक हो सकती है। तो ऐसी चीज़ों को नहीं खाना चाहिए जो ख़राब हो जाए, जैसे ये मुरब्बा रब्बा है और जो अचार वचार है, ठीक है, क्योंकि उसमें फंगस ग्रो हो जाती है। क्लोस्ट्रीडियम एक बैक्टीरिया के बारे में हमें मालूम चाहिए। हार्मफुल बैक्टीरिया में पहला बैक्टीरिया जो आता है क्लोस्ट्रीडियम बैक्टीरिया आता है। तो हार्मफुल माइक्रोब्स में जो पहला टॉपिक है क्लोस्ट्रीडियम का है, क्लोस्ट्रीडियम बैक्टीरिया का। क्लोस्ट्रीडियम बैक्टीरिया बेसिकली फ्री लिविंग एनारोबिक बैक्टीरिया है। ये नॉर्मल एटमॉस्फेरिक ऑक्सीजन में मतलब जिंदा नहीं रह सकता, मतलब ये कैसा रहता है, सॉइल के अंदर घुसा रहता है, सॉइल्स मतलब मिट्टी के अंदर घुसा रहता है, क्योंकि या फिर एनिमल्स जो होते हैं और ह्यूमन्स होते हैं उनके एलिमेंट्री कैनाल के अंदर, मतलब उनके आंत के अंदर पाया जाता है, उधर वो एनारोबिक कंडीशन में जीता रहता है। जो आपको मतलब आपको लोहे से चोट लग जाती है ना, तो पापा बोलते हैं टिट बाइट का इंजेक्शन ले लो, तो टिटनेस के लिए होता है। टिटनेस किस वजह से होता है? क्लोस्ट्रीडियम टिटानी की वजह से होता है, जो इधर आपको एग्जाम्पल दिया है, ठीक है, इधर इधर एक सेकेंड, ये क्लोस्ट्रीडियम टिटानी के कारण होता है। और फूड पॉइजनिंग मतलब जो कैन वाला डिब्बे वाला खाना होता है, जो मतलब कैन फूड होता है, बाहर अमेरिका में बहुत इस्तेमाल करते हैं। तो कैन फूड बेसिकली क्या रहता है, उसको एनारोबिक कंडीशन में फूड को खाने को उसके अंदर डालते हैं, लेकिन कभी कभी एनारोबिक कंडीशन में फूड को उसके अंदर डालते हैं क्योंकि प्रिजर्व रहे, उसमें बैक्टीरियल ग्रोथ ना हो, तो ज़्यादा दिन तक वो डिब्बे वाला खाना चलता है। लेकिन कभी कभी क्या होता है, उसी डिब्बे वाले खाने में क्लोस्ट्रीडियम जैसे बैक्टीरिया ग्रो कर जाते हैं, और कभी कभी उनको खाने के बाद लोगों को फूड पॉइजनिंग हो जाती है और लोग अस्पताल में भर्ती भी हो जाते हैं। तो डिब्बे वाला खाना ना खाएं, फ्रेश खाना जो मम्मी बनाए, दाल चावल गर्मा गर्म सब्जी के साथ खटाखट खाएं, और ये सब ये डब्बे वाला खाना बिल्कुल ना खाएं। डब्बे वाले खाने में उससे फूड पॉइजनिंग हो सकती है। अदर हार्मफुल माइक्रो ऑर्गेनिजम्स कौन कौन से? कॉज इलनेस, और बहुत सारे क्लोस्ट्रीडियम के अलावा भी माइक्रो ऑर्गेनिजम्स हैं जिनके कारण बेसिकली बीमारियां होती हैं, उनके बारे में भी हम देखते हैं। और कई सारे वायरसेस होते हैं जो भी आँख से नहीं दिखते, मतलब वो भी माइक्रोब्स के अंदर आते हैं। वो असल में लिविंग ऑर्गेनिजम्स नहीं होते वायरस, लेकिन वो जब ह्यूमन सेल के अंदर इंटर कर जाते हैं तो लिविंग ऑर्गेनिज्म हो जाते हैं, उसमें रिप्रोडक्शन स्टार्ट कर देते हैं, ठीक है। लिविंग सेल के बारे में एन इंट्रोडक्शन टू द साइंटिस्ट
दिया है कि मतलब जो बेसिकली बीमारियाँ होती हैं, ज़रूरी नहीं क्लोस्ट्रीडियम से, और सारे बैक्टीरिया से बीमारियाँ हो सकती हैं। ठीक है, क्लोस्ट्रीडियम से बीमारियाँ अगर बोले बताओ कौन सी दो होती हैं, तो एक टिटनेस का नाम लिख देना और दूसरा फूड पॉइजनिंग का लिख देना है। ठीक है, तो इधर एक इंट्रोडक्शन टू साइंटिस्ट दिया है कि एक साइंटिस्ट के बारे में दिया है। बहुत सालों से ऐसा सोचा जाता था कि जो मीट होता है वो ख़राब इसलिए हो जाता है क्योंकि उसमें लैक्टो बेसिलस नाम का कोई बैक्टीरिया, जो बेसिलस मतलब लैक्टो बेसिलस नहीं, सॉरी, हाँ, बेसिलस नाम का कोई बैक्टीरिया ग्रो कर जाता होगा। लेकिन इस जो मिथ को उन्होंने, एक साइंटिस्ट है वेन एमिंगम, उन्होंने मतलब डिसप्रूव कर दिया। उन्होंने एक एनारोबिक बैक्टीरिया क्लोस्ट्रीडियम बोटाइलियम के बारे में खोज किया, जो बेसिकली पॉइजनिंग कर देता है मीट के अंदर, मतलब फूड पॉइजनिंग या फिर मीट, स्पेशली मीट के अंदर पॉइजनिंग कर देता है। ईडा बैंगस्टोन दूसरी साइंटिस्ट हैं जिन्होंने अपनी हायर एजुकेशन शिकागो यूनिवर्सिटी से कंप्लीट की, और उन्होंने, उनका रोल बेसिकली टॉक्सिन, एक टॉक्सिन को खोजने में बहुत रहा। उस टॉक्सिन से गैस गैंग्री हो जाता था, एक बीमारी होती थी। तो उस टॉक्सिन का एंटी टॉक्सिन, मतलब उस टॉक्सिन का दवा एंटी टॉक्सिन उन्होंने ही बनाया, मतलब ईडा बैंगस्टोन ने बनाया। और इस दवा की खोज में जब इस टॉक्सिन के ऊपर वो रिसर्च करी थी तो उनको खुद ही बीमारी हो गई थी, लेकिन उन्होंने सर्वाइव किया और ये एंटी टॉक्सिन, मतलब ये जो बीमारी का इलाज है गैस गैंग्री का, वो बनाया। और इसलिए उनको टाइफस मेडल 1947 में मिला, जिस साल अपना देश आज़ाद हुआ था। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं। इधर कई सारे माइक्रो ऑर्गेनिजम्स के नाम लिखे हैं और उनके टाइप लिखे हैं, किस टाइप के। इधर कई सारे माइक्रो ऑर्गेनिज्म से होने वाली बीमारियों के नाम लिखे हैं। इधर वो माइक्रो ऑर्गेनिजम्स लिखे हैं, कौन से माइक्रो ऑर्गेनिजम्स हैं। देन मोड ऑफ इन्फेक्शन, किस तरीके से उन माइक्रो ऑर्गेनिज्म से हमें बीमारियाँ हो जाती हैं और उसका इलाज क्या है, मतलब प्रिवेंटेशन, उसका इलाज कैसे कर सकते हैं। तो एड्स होता है एक वायरस के माइक्रो, एक पैथोजन है, जो मतलब एक माइक्रोब है। वायरस बेसिकली बैक्टीरिया से भी छोटा होता है और नॉन लिविंग रहता है ह्यूमन सेल के बाहर, ह्यूमन सेल के अंदर बेसिकली वो लिविंग हो जाता है। ठीक है, तो एड्स जो होता है बेसिकली होता है एक वायरस के कारण। ये कैसा होता है, जब किसी बॉडी फ्लूइड का ट्रांसफ़र होता है, बेसिकली ट्रांसफ़र होता है एक बॉडी से दूसरे बॉडी में। जैसे किसी को अगर एड्स हुआ है, मतलब एड्स होता है HIV वायरस के कारण। HIV का नाम होता है ह्यूमन इम्यूनो डिफिशियंसी वायरस, HIV वायरस के कारण एड्स होता है। ये कैसे वायरस ट्रांसफ़र होता है एक बॉडी से दूसरे बॉडी में, जब एक आदमी जिसको बेसिकली HIV इन्फेक्टेड है, मतलब उसको एड्स हुआ है, और दूसरे आदमी के साथ बेसिकली अगर सेक्सुअल कॉन्टैक्ट बनाता है, तो उनके बीच में जो फ्लूइड एक्सचेंज होगा, ठीक है, उस कारण बेसिकली वो हो जाता है, वायरस ट्रांसफ़र हो जाता है और दूसरे इंसान का भी हो जाता है। इस बीमारी का कोई भी इलाज नहीं है, बस इसको कंट्रोल किया जा सकता है। आज ऐसी मेडिसिन आ गई हैं जिससे बेसिकली हम लोग इनकी जो, जिनको एड्स हुआ है उनकी उम्र को एक्सटेंड कर सकते हैं एक नॉर्मल ह्यूमन लाइफ के इतना, बट लेकिन इसका कोई परमानेंट इलाज नहीं है। तो ये मोड ऑफ इन्फेक्शन क्या है, थ्रू ब्लड और सीमेन इन्फेक्टेड पर्सन एंड मिल्क ऑफ मदर सफरिंग फ्रॉम एड्स। तो ठीक है, तो कैसे हो सकता है, या फिर बॉडी फ्लूइड ट्रांसफर से, तो मैंने बताया था कि बॉडी फ्लूइड में ब्लड भी आता है, सीमेन भी आता है और मिल्क मदर भी आता है। ठीक है, ठीक है, इससे क्या बचने का तरीका क्या है, सेफ सेक्सुअल कॉन्टैक्ट, मतलब हर जगह सेक्सुअल कॉन्टैक्ट नहीं रखना चाहिए, मतलब स्टिक टू अ सिंगल थिंग, मतलब सेफ सेक्सुअल कॉन्टैक्ट, मतलब सेक्सुअल कॉन्टैक्ट सेफ्टली मतलब यूज़ करना चाहिए। निरोध मतलब कॉन्डम और अलग अलग टाइप के जो निरोध प्रेजेंट रहते हैं उनको यूज़ करना चाहिए, और इन्फेक्टेड नीडल्स इंजेक्शंस को नहीं यूज़ करना चाहिए। हेपेटाइटिस भी एक वायरस के कारण ही होता है, ये कंटेमिनेटेड वाटर और फूड के कारण हो सकता है, तो इसके लिए अपने पानी को हमेशा गर्म करके और फिल्टर करके ही पीना चाहिए। इन्फ्लुएंजा जो, जिसके कारण नॉर्मल खांसी जुकाम होता है, ये कांटेक्ट पर्सन टू पर्सन, मतलब एक पर्सन को जिसको बीमारी है उसके अगर कांटेक्ट में आ जाओ तो उसके खांसी जुकाम के कारण जो उसको खांसता छींकता है तो उसके कारण फैल जाता है। जिस तरीके का कोरोना वायरस है उसी तरीके का इन्फ्लुएंजा वायरस भी होता है। ठीक है, तो पर्सन हाइजीन इसमें मतलब अपने आप को साफ सफाई मेंटेन रखना चाहिए। देन मास्क पहनना चाहिए, अवॉइडिंग कॉन्टैक्ट विद इन्फेक्टेड पर्सन, जो इन्फेक्टेड पर्सन है जिसको खांसी जुकाम है उससे दूरी रहना चाहिए। देन मीजल्स एंड चिकन पॉक्स, मीजल्स मतलब होता है खसरा होता है एक बीमारी, तो उसके बारे में अपनी इंडिया में तो नहीं फैला लेकिन बाहर फैला था, तो इसमें भी लोगों को बहुत बुखार आता है। चिकन पॉक्स तो आप जानते हो, देवी जी आती हैं, तो ये क्या होता है, ये भी एक वायरस के कारण ही होता है। ठीक है, तो इसका क्या हो सकता है, इसका वैक्सीन अवेलेबल है, तो आप वैक्सीन लगवा लें, इससे नहीं होगा। दूसरा अनकंटेमिनेटेड वाटर क्लीन फूड, मतलब जो साफ़ सुथरा पानी पिए उबाल के, और अनकंटेमिनेटेड मतलब साफ़ खाना खाएं, जिससे बेसिकली क्या होगा, और जो इन्फेक्टेड पर्सन है जिसको ऑलरेडी ये सब हुआ है उससे दूर रहें। ठीक है, बर्ड फ्लू H7N9 जो वायरस है, मतलब बर्ड्स के अंदर हो जाता है। फिर स्वाइन फ्लू ह्यूमंस के अंदर जो होता है, ये भी एक वायरस डिसीज़ है, बर्ड्स और एनिमल्स को इन्फेक्ट करता है, और इनसे बचने का एक ही तरीका है कि हाइजीन बना के रखें, प्रॉपरली मीट खाएं, मतलब जो साफ़ सुथरा मांस है उसको खाएं। ठीक है, डेंगू भी एक वायरस की वजह से होता है, मस्कीटो बाइट की वजह से वायरस फैलता है। इससे बचने के लिए, डेंगू से बचने के लिए क्या कर सकते हैं,
कि अपने आजू बाजू में साफ़ सफाई रखें। देन किधर अगर रुका हुआ वाटर है तो उसको मतलब गिरा दें, मतलब वाटर को ठहरने ना दें एक जगह पे। वाटर के ठहराव से क्या होता है, उसमें मस्कीटो अपना बच्चा देता है, और उसमें उसमें मस्कीटो से बेसिकली क्या होता है, इन्फेक्शन फैलता है, मतलब वो जो डेंगू का वायरस है वो फैलता है, जिस कारण लोग बीमार हो जाते हैं। मस्कीटो कंट्रोल जो म्यूनसिपालिटी है उनको बुलाएं और बेसिकली जो मस्कीटो कंट्रोल करवाएं, मतलब पेस्ट मस्कीटो कंट्रोल होता है ना, धुआं जैसा या फिर लिक्विड जैसा वो छिड़कते जाते हैं, जिस कारण जो मस्कीटो का ग्रोथ रुक जाता है, मस्कीटो लोग मर जाते हैं और डेंगू फैलने से रुक जाता है। निमोनिया क्या होता है, स्ट्रेप्टोकोकस निमोनिया एक बैक्टीरिया उसके कारण होता है, और ये छींक से मतलब ड्रॉपलेट स्प्रेड इन एयर बाय इन्फेक्टेड पर्सन। जब कोई व्यक्ति छींकता है जिसको निमोनिया होता रहता है, या फिर बोलते समय जो कुछ राल वाल निकलता है मुंह से, उसके अगर दूसरे पर्सन के ऊपर पड़ गया, जिस तरीके से कोरोना वायरस में होता है, उसी तरीके से इसको निमोनिया भी हो सकता है दूसरे पर्सन को, जो अगर इन्फेक्टेड पर्सन के कॉन्टैक्ट में आ गया। तो इसकी वैक्सीन अवेलेबल है, और अवॉइड कॉन्टैक्ट विद द इन्फेक्टेड पर्सन, जो इन्फेक्टेड पर्सन है जिसको ये सब बीमारी है उनसे पहले से दूरी थोड़ी बनाए रखनी चाहिए। देन आगे दिया लेप्रोसी। लेप्रोसी मतलब कोढ़, कोढ़ बोलते हैं ना जिसको, कोढ़ ही होता है, कोई को कोढ़ हो जाता है, तो ये माइकोबैक्टीरियम लेप्री से होता है। माइकोबैक्टीरियम लेप्री ये बैक्टीरिया जिसके कारण होता है, और बेसिकली लॉन्ग टर्म कॉन्टैक्ट विद इन्फेक्टेड पर्सन, मतलब जिस जिस इंसान को हुआ है उसके साथ ज़्यादा दिन तक रहने के कारण बीमारी हो सकता है। इसमें हाथ उंगलियां सड़के गिरने लगती हैं, तो बहुत बुरी बीमारी है। इसका इलाज है अवॉइड कॉन्टैक्ट विद इन्फेक्टेड पर्सन एंड देयर बिलोंगिंग, मतलब उनका जो जिस व्यक्ति को ये हुआ है बीमारी उससे थोड़ी दूरी बनाए रखें, उनके सर सामान जो यूज़ करते हैं उससे भी दूरी बनाए रखें, तो इसका भी इलाज है आजकल। देन कॉलेरा विब्रो कॉलेरा एक बीमारी है, ये बैक्टीरिया के कारण होती है, कंटेमिनेटेड फूड वाटर के कारण होती है, और इससे बेसिकली साफ़ सुथरा खाना और पानी पीने से इसको रोका जा सकता है। मलेरिया प्रोटोजोआ की वजह से होता है, प्लाज्मोडियम बेसिकली उसका नाम है। मस्कीटो बाइट से फैलता है, अनक्लीन सराउंडिंग की वजह से होता है, मतलब अगर साफ़ सुथरा जगह नहीं है, गटर के पास घर है, तो उधर मस्कीटो उगेंगे, मस्कीटो काटेंगे तो आपको मलेरिया हो सकता है, ठीक है। क्लीनलीनेस जो मतलब साफ़ सफाई अपने आजू बाजू में रखनी चाहिए। प्रिवेंटिंग स्टेगनेशन ऑफ वाटर, मतलब रुका हुआ वाटर नहीं रखना चाहिए, मतलब पानी अड़ा देना चाहिए क्योंकि उसमें मस्कीटो ना ग्रो कर पाए। कंट्रोलिंग मस्कीटो, मतलब मस्कीटो की ग्रोथ को रोकना चाहिए। देन डैंड्रफ होते हैं, रिंग वर्म होते हैं, और स्क्रैप्स होते हैं। डैंड्रफ मतलब जो बाल में जो वाइट वाइट निकलने लगता है ना, उसको बोलते हैं डैंड्रफ बोलते हैं, और रिंग वर्म मतलब दाद, और स्क्रैप्स मतलब एक तरीके की बीमारी होती है, उसमें भी खुजली बहुत होती है, तो फंगी की वजह से होता है। तो इन्फेक्टेड पर्सन या फिर इन्फेक्टेड पर्सन की चीज़ों से जब कॉन्टैक्ट हो जाता है क्लॉथ से, तो उसके कारण फैलता है। इसकी वजह से इसका इलाज यही है कि आप अपने आजू बाजू साफ़ सफाई रखें, एंटीबायोटिक ले सकते हैं, और अवॉइड कॉन्टैक्ट विद द इन्फेक्टेड पर्सन, मतलब जिसको भी ये बीमारी हो उससे थोड़ा दूरी बनाए रखें। तो मैंने पूरा समझा दिया है। देन आगे आपको लाइकन के बारे में दिया। लाइकन क्या होता है, लाइकन बेसिकली एक सिम्बियोटिक रिलेशन होता है, जैसे हमने राइजोबियम में पढ़ा था। किसका किसका, एक एल्गे और फंगी का। फंगी बेसिकली उसको फूड ला के देता है, फंगी बेसिकली उसको रहने की जगह देता है एल्गे को, और एल्गे बेसिकली उसको खाना देता है फंगस को, ठीक है। तो लाइकन मतलब लाइफ के पहले वो भी, मतलब किसी एरिया में अगर लाइफ नहीं है, अगर आपको लाइकन दिख रहे हैं, तो मतलब समझ जाओ कि उधर जल्दी ही लाइफ आने वाली है, मतलब और भी ऑर्गेनिजम्स जल्दी आने वाले। तो लाइफ के बहुत इंपॉर्टेंट इंडिकेटर है लाइफ के लाइकन्स। सो एट लास्ट मैं स्टूडेंट्स आप सभी से यही कहना चाहूँगा बच्चों कि थैंक यू, और आप लोग से मेरी एक ही गुजारिश है कि आप लोग पढ़ाई करते रहें, और ऑल द वेरी बेस्ट स्टूडेंट्स फॉर योर स्टडी। सो बाय बाय स्टूडेंट्स।